मैंने पहलगाम अटैक के बाद एक भी वीडियो गवर्नमेंट के को क्रिटिसाइज करते हुए नहीं बनाई। उस टाइम मेरे लिए इंडियन गवर्नमेंट मुझे रिप्रेजेंट कर रही है और मैंने हर वीडियो के स्टार्टिंग में बोला पाकिस्तान इज एन एनिमी कंट्री, दोज टेररिस्ट वर स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान, इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। उन्होंने हमारे सिविलियंस को मारा है, हम उनके मिलिट्री बेस को टारगेट किया। मेरा ये बोलने के लिए अकाउंट विदहेल्ड कर दिया इंडिया में। ये होने के बाद नैरेटिव चलाया मेरे स्कूल फ्रेंड्स ने, उनके व्हाट्सएप स्टेटस डाले कि पाकिस्तानी का अकाउंट विदहेल्ड कर लिया विद हंसने वाली इमोजीज, और उसके नीचे मेरे दोस्त मेरे घर का एड्रेस लीक कर रहे हैं। मेरे आंखों में आंसू थे, लिटरली मैं अपने घर वालों को दिखाया नहीं। और जबकि मैं बोल रहा हूँ फेक न्यूज मत फैलाओ, मैंने बोला था कि इस टाइम देश को साथ रहना है। मैं लगातार बोलता रहा, पहलगाम अटैक के बाद लगातार लाइन से वीडियो बनाई है मैंने। हिंदू मुस्लिम के अगेंस्ट करना चाह रहे हैं, इनका मेन मोटिव था मत करो। कॉमन सेंस की बात है, धर्म पूछ के मारा। ये डिफरेंट आइडियाज को भी कोएग्जिस्ट नहीं करने देना चाहते। ये चाहते हैं कि वन हो या टू हो, वन से लेकर टू के बीच में जो भी है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। या तो तुम बीजेपी के साथ हो या बीजेपी के अगेंस्ट हो। मैं बीजेपी के ना अगेंस्ट हूँ ना बीजेपी के साथ, मैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। वैसे तो हमारा यंगेस्ट पॉपुलेशन होने वाली है, यंगेस्ट पॉपुलेशन क्या करेगी? नारे लगाएगी, रैलियों में जाएगी। नौकरी है नहीं, गर्व है इनको, गर्व करो हम हिंदू हैं। तुम पर नौकरी नहीं है, तुम्हारे पिताजी 2-2 शिफ्ट लगा रहे हैं, जाके उनकी हेल्प कर लो, पढ़ लो थोड़ा। ये बताइए कि जिन लोगों की जिंदगी में अच्छे स्कूल्स नहीं आए, अच्छी किताबें नहीं आई। मैम आप कह रहे हो जो कम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे क्या कर रहे हैं कि वो उन व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर पढ़कर और नेहरू को गाली देते हैं, गांधी जी को गाली देते हैं, गॉड से वो ग्लोरीफाई करते हैं जो कि फर्स्ट टेररिस्ट ऑफ इंडिया था। तो अगर गांधी जी इतने ही खराब थे तो क्यों मोदी जी विदेशों में जाकर उनके पैर छूते? आज भी, अब अगली बार जाएंगे फिर छुएंगे। क्यों मोदी जी गाली नहीं देते नेहरू जी को बाहर जाकर? नेहरू जी ने जो किया इंडिया के लिए वो तब किया जब इंडिया का फाउंडेशन ही नहीं था, कुछ नहीं था। अगर वो भी मंदिर बनाने लग जाते तो आप सोचो हम कहाँ होते, कहाँ जाते हम पढ़ने? हम मंदिरों में पढ़ते। फिर मंदिरों का अपना पर्पज है, मस्जिदों का अपना पर्पज है, स्कूल्स के अपने पर्पज है, कॉलेजेस के अपने पर्पज है। मंदिर सुने पड़े, मंदिर उनका वेट कर रहे हैं, लेकिन वो मस्जिद में पाए जाते हैं। हनुमान जयंती पे पंडित जी खाली बैठ रहते हैं, भंडारे खाली पड़े रहते हैं, क्योंकि पता चलता है कहाँ गए लोग के मस्जिद के आगे डांस कर रहे हैं। मतलब क्या बदतमीजी चल रही है, आप सोचो ना। तुम किसी और को डिमीन करके अपने रिलीजन को कैसे ऊपर उठा सकते हो? जो आपका गलत है वो उनका सही भी तो हो सकता है, क्योंकि नजरिया बहुत पर्सपेक्टिव किसी को मारना कैसे सही हो सकता है? मुझे आप एक बार जस्टिफाई करके दिखाओ ना। वो 300 साल पहले, 400 साल पहले जो किसी राजा ने, बादशाह ने किया, वो उसका बदला ले रहे हैं, इसलिए वो सही मानते हैं उसको। मैं इस पे क्या ही कहूँ, मतलब अगर मैं इस चीज पे कमेंट कर रहा हूँ या इस चीज पे बात भी करूंगा तो मुझे शर्म आती। ये 300 साल पहले जो हुआ, अगर तुम बोल रहे हो वो गलत था तो तुम अब क्या अच्छा कर रहे हो? फिर ये जो जितने हेट मॉन्गर्स है ना, मैं जो ये वॉयलेंस क्रिएट करते हैं सोसाइटी में, ये ठेले वाले को तो मार सकते हैं, अपने से कमजोर आदमी पे तो जोर चला सकते हैं, उसी को फिर हाईलाइट करते हैं। ओ ठेला वाला मार दिया मैंने, उसकी दाढ़ी पकड़ ली, उसको जय श्री राम बुलवा दिया। तुम बुलवा के दिखाओ किसी मुस्लिम एमएलए को। इनकी हिम्मत है किसी बड़े मुस्लिम मिनिस्टर के घर में भी चले जाएंगे, इतना पीटे जाएंगे ना, इतने इनकी हिम्मत नहीं है। लोग कहते हैं 26/11 के बाद क्यों मिलिट्री एक्शन नहीं हुआ? विल पावर नहीं थी, वो तो साइलेंट पीएम था। अच्छा जी, किसी ने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि उस टाइम के फॉरेन सेक्रेटरी का एक्सर्प्ट्स है, उन्होंने साफ बोला अगर हम रिटेलिएट करते और आप आज की सिचुएशन सब रिलेट कर लो तो पूरी दुनिया 50-50 देखती इंडिया और पाकिस्तान को, कि ये इन दोनों की लड़ाई है। वो ये नहीं देखती कि हम विक्टिम है, जो कि आज के सिनेरियो में हुआ है। रशिया हमें 50-50 इंडिया पाकिस्तान को देख रही है कि दोनों की लड़ाई है। ट्रंप कह रहा है इन दोनों की लड़ाई है, 1000 साल से चलती आ रही है। क्या हम विक्टिम दिखे इसमें? ये रीजन था एक। दूसरा, हमारे पास इंटरनेशनली प्रेशर बनाने का मौका था, जो कि हमने किया। उस टाइम डेविड हेडली पकड़ा गया, कसाब को फांसी हुई, सबने इस बारे में साथ दिया, हाफिज सईद को टेररिस्ट डिक्लेयर करवाया, सब करवाया। ग्लोबल लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर हम सक्सेसफुल रहे। मैम अगर मीडिया ना हो ना तो शायद वॉर ही ना हो। ये बहुत कड़वी सच्चाई है। ये तो सेंसेशनलिज्म पे चल रही है ना, इनको तो टीआरपी चाहिए। सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को हुआ है सीज फायर का तो वो मीडिया का हुआ है, क्योंकि उनकी टीआरपी जो सोच के बैठे थे कि तो चलेगा 15-20 दिन, 1 महीना चलेगा, टीआरपी का सारा रिकॉर्ड तोड़ेंगे, हर मिनट के पैसे आते हैं ना व्यूज के। तो हर वो चैनल जो अपने आप को देश का नंबर 1 चैनल कहता है, वो यही बता रहा था कि हम कराची पहुंच गए, कराची पोर्ट हमने तबाह कर दिया, हम लाहौर में हैं, हम इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के रेसिडेंस से 20 किलोमीटर हमारे मिसाइल पहुंच गया है। लीटिंग हो गया। फिर वो कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है। ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, तुम दुनिया में अपनी हंसी बना रहे हो। सब मीम्स बना रहे हैं इस चीज के, जिस चीज को सीरियसली लेना चाहिए। और तुमने इतना पैनिक क्रिएट कर दिया पूरी कंट्री में। तुम जब बोलोगे कि हम इस्लामाबाद तक पहुंच गए, तो क्या इंसान बेवकूफ बैठा है? वो ये नहीं सोचेगा कि अब उधर से भी कुछ होगा, या वो बैठ गए कि ये हमें मारने के लिए बैठे, हम पिटने के लिए बैठे हैं। मेरे मन में पैनिक क्रिएट हो गया कि यार अब तो यार युद्ध अलग लेवल पर चला जाएगा यार। मैं नहीं सो पा रहा चैन से। उनके तो पैसे बन रहे हैं ना मैम, वो तो पैसे बना रहे हैं बैठ के, उनको देश से कुछ मतलब नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी मुस्लिमों को साथ लेकर नहीं चलेंगे
तो क्या वो देश के प्राइम मिनिस्टर हुए? क्योंकि देश तो आज भी सेक्युलर है और आगे भी रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन तो कोई हिला नहीं सकता, देश संविधान से चलता है और नरेंद्र मोदी उस संविधान के अंतर्गत ही काम करेंगे हमेशा। और आई डोंट थिंक इतना तो कोई इनसेंसिबल या इलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर होगा कि संविधान तोड़कर आगे बढ़े। कभी तोड़ दिया तब बात अलग है। वो तो इस देश का हिंदू भी होने नहीं देगा। बिल्कुल नहीं होने देगा, हम बैठे हैं ना मैम। अर्पित, आप ये बताइए, आपने उल्टी गंगा बहाई है, लोग भारत से चले जाते हैं तो कभी वापस नहीं आते। आपने पढ़ाई कंप्लीट की, कई साल गुजारे यूरोप में और आप वापस आ गए। वो क्या उम्मीद है, वो क्या आशा है जो एक नौजवान को, जिसका बहुत अच्छा करियर बाहर हो सकता था, उसको देश में वापस लाती है? पर्टिकुलरली जब आप नॉर्थ इंडिया के बाशिंदे हैं, कैसा लगता है आपको वापस आकर के? पूरी कहानी क्या है? अच्छा लगता है। मेरा देश है, मेरी कंट्री है और मैं और मेरी फैमिली बचपन से ही काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, जैसे कि हर एक इंडियन होता है। तो हम क्रिकेट बहुत देखते हैं। तो क्रिकेट जब इंडिया खेल रही होती है तो हम लास्ट बॉल तक हमें उम्मीद रहती है, भले ही हमें पता है हार जाएगा, पर हमें उम्मीद रहती है कि जीतना ज़रूर है। कुछ ना कुछ करके, क्या पता कुछ हो जाए। कोई लास्ट बॉल का अगर 10वां प्लेयर भी है वो भी छक्का मार के जिता सकता है। तो वो ऑप्टिमिज़म है शुरू से ही। तो उसी से रिलेटेड जोश है थोड़ा। अभी एज भी वही है कि थोड़ी क्रांतिकारी वाली एज है। तो लगता है कि चीज़ें बदल सकते हैं वहाँ के, अपनी तरफ से जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कर सकते हैं। तो इसीलिए सोचा कि वापस आया जाए। थोड़ा एक्सपीरियंस लेना था, दुनिया घूमनी थी, वो कर ली। और उसी हिसाब से वहाँ की चीज़ें क्या अच्छी हैं जो यहाँ हो सकती हैं, वो सोचा है थोड़ा। बाकी मैं तो डिजिटल फ्रंट पे कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, तो अपनी तरफ से जितनी अवेयरनेस ला सकता हूँ लोगों में, जितना उन्हें समझा सकता हूँ कि भाई तुम कुएं के मेंढक मत बनो। एक कुएं का मेंढक उसी में खुश रहता है, उसके बाहर बहुत बड़ी दुनिया है। उस दुनिया को जब तुम देखोगे तुम्हें रियलाइज़ होगा कि ऐसा नहीं कि यही सब कुछ है और यही सब सही चल रहा है। बहुत कुछ है बदलने का, बहुत कुछ है इम्प्रूव करने का। अगर इम्प्रूव करने का स्कोप ही नहीं होगा तो आई डोंट थिंक कोई भी इंसान या कोई भी नेशन आगे बढ़ सकता है। तो वही कोशिश एक खींच के लाई है, देखते हैं आगे क्या होता है। इंदिरा गांधी जी ने राकेश शर्मा साहब से पूछा था जब वो अंतरिक्ष में थे कि वहाँ से आपको भारत कैसा लगता है, और उनका जवाब था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप बताइए, विदेश में, खासकर यूरोप में बैठ के भारत कैसा लगता है? मैम ये ना एक बहुत पर्सनल फीलिंग है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं मानता हूँ कि अगर मैं ये बोलता हूँ तो मैं बहुत प्राउड फील करूँगा। मेरे लिए 10,000 लोग ताली भी बजा देंगे कि वाह क्या बात कर दी। इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, ट्विटर पे डाल दूंगा, लाइक्स आ जाएंगे, रीट्वीट्स आ जाएंगे। पर क्या ये रियलिटी है? और अगर है, पहली बात तो है नहीं, क्योंकि अगर मैं ही मान के बैठ जाऊँ कि मैं सबसे अच्छा हूँ तो आई डोंट थिंक मैं आगे प्रोग्रेस कर पाऊंगा, या इनफैक्ट कोई भी कर पाएगा। मतलब लोगों से भी, अगर मैं लोगों से कहूँ कि वो खुद सोच लें कि हम सबसे बेटर है, हम सबसे बेस्ट है, तो वो आगे क्या इम्प्रूव करने के लिए कुछ है स्कोप? आई डोंट थिंक कुछ है। तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमारी पर्सनल फीलिंग तो हो सकती है, पर इन प्रैक्टिकलिटी, इन रियलिटी ये है नहीं। बहुत चीज़ें हैं, आप ट्रैफिक ही ले लो, हमें रोड पे चलने की तमीज़ नहीं है और हम कह रहे हैं हम सबसे अच्छे हैं। एक लाइन में कोई इंसान नहीं चल सकता बिना गाली दिए रोड पर, और हम कह रहे हैं हम सबसे अच्छे हैं। रोड रेज रोज होता है, सबसे आई थिंक सबसे अंडर एस्टिमेटेड चीज़ है इंडिया में। हम मान के बैठ गए हैं कि ट्रैफिक ऐसे ही चलेगा, और जब हम बाहर जाते हैं तो हम ही लोग हैं जो उस लाइन में सीधे लगते हैं। क्या थिंकिंग है कि वहाँ तो हम लाइन में लग जाते हैं और यहाँ हम धक्का मार के या गाड़ी को ओवरटेक करके आगे निकल जाएंगे। तो आई डोंट थिंक सबसे अच्छे हैं हम, क्योंकि अगर हम सबसे अच्छे हैं तो फिर हम कभी इंप्रूव ही नहीं कर पाएंगे। और हमसे ज़्यादा बेटर नेशंस हैं, हमसे ज़्यादा डेवलप्ड नेशंस हैं। हम आज भी डेवलपिंग इकोनॉमी में आते हैं। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं अगर इकोनॉमिक फ्रंट पे भी बात करूँ तो लोगों को इतना ज़्यादा मिसगाइडेड किया हुआ है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। हमें ये सिखाया हुआ है कि हमारी जीडीपी 4th लार्जेस्ट जीडीपी बन गई है। ट्रू, बिल्कुल सही बात है, पर हमें ये नहीं बताया गया कि जीडीपी ड्राइव्स बाय पॉपुलेशन। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जितनी बड़ी कंट्री होगी, उतनी ज़्यादा जीडीपी होगी। मेन फैक्टर क्या है? आप और मैं आज के दिन में कितना कमा पा रहे हैं। कोई इंसान इंडिया में ऑन एन एवरेज कितना कमा पा रहा है, जिसे हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। हमारे इंडिया की 2-2.5 हज़ार डॉलर्स है। आप यूएसए से कंपेयर करो, 85-86,000 डॉलर्स है। सिंगापुर 65,000 डॉलर्स है। इवन हमारे आसपास की कंट्रीज हमसे ऊपर है। तो पर कैपिटा इनकम हमारा मेन क्राइटेरिया होना चाहिए, ये देखने का कि क्या हम डेवलप्ड नेशंस वाली कैटेगरी के पास जा पा रहे हैं।
मतलब कमाने को पैसे नहीं है और हम कह रहे हैं हमारा नेशन इतना बढ़िया हो गया, जीडीपी हमारी 4th लार्जेस्ट है। तुम्हारे घर पे पैसे नहीं है, तुम 3 टाइम का खाना नहीं ला पा रहे, या तुम जो जॉब कर रहे हो उसमें भी रोज रात को आके स्ट्रगल कर रहे हो कि यार खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे, महंगाई बढ़ गई है, तो फिर क्या डेवलपमेंट हुआ? डेवलपमेंट तो तभी होगा ना जब इंसान कमा के खुश हो पा रहा है, उतने में खर्चा चला पा रहा है। वो स्ट्रगल कर रहा है आज भी, लेकिन वो घर पे आके जब न्यूज़ खोलता है तो कहता है वाह मैं तो विश्वगुरु बन गया, मेरी तो जीडीपी 4th लार्जेस्ट है। जीडीपी 4th लार्जेस्ट है बट पॉपुलेशन वाइज है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। आप देखो कि पर कैपिटा इनकम वाइज कितना आप पे फर्क पड़ रहा है, क्या बढ़ी है? और अगर बढ़ी है तो बाकी नेशंस कहाँ पे हैं, उससे कंपैरिजन करो। मेन रीजन वो होना चाहिए, बाकी तो सब ये हवाई बातें हैं। आप टैक्स को बेहतर समझते हैं, जाहिर जी। है आप टैक्स की पढ़ाई करके करके और अब आप प्रोफेशनल हैं। ज़रा बताइए हमारे जीएसटी में, जबकि हम वॉल्यूम में देखते हैं तो जीएसटी बहुत है, बहुत कलेक्शन है, वॉल्यूम में क्या है गड़बड़? जीएसटी को लेकर के जो बिजनेस क्लास है वो बहुत ज़्यादा शिकायतें करता रहता है। वो कह रहा है ये सेंसिबल तरीका नहीं था काम करने का। क्या हुआ है जीएसटी में? मैम जब ये जीएसटी के ड्राफ्टिंग हो रही थी, आपको पता है ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ एकदम से इम्प्लीमेंट हो तो अच्छी इम्प्लीमेंट हो, टाइम लेकर चीज़ें करते हैं। अगर मैं आज अपना एक स्टूडियो सेटअप करूँगा तो मैं जिस दिन मैंने सोचा कि सेटअप करूँगा उसके अगले दिन ही पॉडकास्ट स्टार्ट नहीं कर दूंगा। मैं पहले देखूंगा कि मैं किस तरीके से, थोड़े मैं मॉक ड्रिल्स करूँगा अपनी, है ना, बैठकर थोड़ा टाइम लूँगा, देखूंगा कि क्या कंटेंट चल रहा है, उस हिसाब से फिर मैं आगे करूँगा। जीएसटी यूपीए के टाइम इम्प्लीमेंट होना था, नहीं हो पाया, बीजेपी गवर्नमेंट ने किया बट जल्दबाजी में कर दिया। आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है जब जीएसटी आया था तभी 10 तरीके की रिटर्न्स थी, 3C 3B पता नहीं क्या क्या था, मैं तो अब मुझे याद नहीं क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं करता। बट उस टाइम भी बहुत स्ट्रगल था, मेन रिटर्न आते आते शायद 1 साल लग गया था जीएसटी रिटर्न्स। आज हमारे पास इतने सारे टैक्स स्लैब्स हैं। जीएसटी का मेन जो मोटिव था वो सिंप्लीफाई करना था, टैक्स को कॉम्प्लेक्स करना नहीं था। हमने उसे और कॉम्प्लेक्स कर दिया है, इतने सारे स्लैब रेट्स लगा दिए हैं, उसमें इंसान इलझ इलझ के परेशान है। मैं एक मतलब प्रैक्टिशनर के पर्सपेक्टिव से भी बता रहा हूँ आपको, कंज्यूमर को तो छोड़ ही दो। अभी जो बंदा रिटर्न फाइल कर रहा है उसको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, उसको कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उसके हिसाब से अगर आप सोचो तो 10 तरीके के डॉक्यूमेंट्स उसको फाइल करने पड़ते हैं रादर देन, जबकि हमने सोचा था, हमें ये सपना दिखाया गया था कि अब तो 1-2 रेट होंगे, उन्हीं में सारा काम हो जाएगा, वैट हट जाएगा, एक्साइज हट जाएगा, कस्टम हट जाएगा, सब हट जाएगा। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। हम आज भी ये सोचने को मजबूर हैं कि यार इस पे कितना रेट लगेगा, इस पे कितना रेट लगेगा, अब ये चेंज हो गया, वो चेंज हो गया। और मेन मोटिव ये भी था कि एक कॉमोडिटी पे जब 4 टैक्स लग रहे हैं तो वो 10 रुपए की चीज़ मेरे पास आते आते 40 रुपए की हो रही है, 50 रुपए की हो रही है। तो कैसे उस 10 रुपए की चीज़ को मैं 50 की जगह 30 रुपए पे कंज्यूमर को दे सकूं? आइडियली इन्फ्लेशन कम करना है इकोनॉमी से। अब उसका मोटिव जो था वो तो हवा हो गया, मतलब बिल्कुल चीज़ें, इन्फ्लेशन रेट अगर आप देखो, कंपेयर करो तो बढ़े ही जा रहा है, कम तो हुआ नहीं है, उसी इस लेवल पे चले जा रहा है। तो जो जीएसटी का बेसिक मोटिव था वो पूरा नहीं हो पा रहा। ना सिंप्लीफाई हुआ हमारा टैक्स स्ट्रक्चर, ना ही हम इन्फ्लेशन कम कर पाए। और सबसे बड़ी बात जिसके बारे में लोग पता नहीं क्यों आवाज़ नहीं उठाते इकोनॉमिक फ्रंट पे, वाई दे आर नॉट प्रेशराइजिंग गवर्नमेंट टू ब्रिंग पेट्रोल एंड डीजल अंडर द एम्बिट ऑफ जीएसटी। अभी आज के टाइम में गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा रेवेन्यू पेट्रोल और डीजल से आता है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस अभी भी लेटेस्ट जो डेटा आया था वो कम हो गए हैं। ऊपर से हम ये भी न्यूज़ है कि रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं डिस्काउंटेड प्राइसेस पे। तो अगर ये सब चल रहा है तो आइडियली तो पेट्रोल के प्राइस कम होने चाहिए, वो भी नहीं हो रहे। ना तुम जीएसटी लगा रहे हो उस पर, क्योंकि अभी जो 40-50% जिस हिसाब से भी रेट चल रहा है वो अगर मैक्सिमम 28% भी आ जाता है तो भी एज पर रीसेंट सर्वे 20% डाउन हो जाएंगे हमारे पेट्रोल के प्राइसेस। कितना रिलीफ होगा मैम? जो इंसान 100 रुपए का दे रहा है उसको 80 रुपए पे एकदम मिलने लगे पेट्रोल, हालांकि वो भी ज़्यादा ही है बट स्टिल मैं कह रहा हूँ इतना तो रिलीफ मिलेगा। तो गवर्नमेंट को क्या परेशानी है, क्यों इतना पैसा इकट्ठा करना है? पैसा तो बहुत सोर्सेस से आ रहा है, टैक्सेस से पैसा आ रहा है, इनकम टैक्स से आ रहा है, जीएसटी से आ रहा है, दुनिया भर की चार्जेस लग रहे हैं, स्वच्छ भारत सेस, ये सेस, वो सेस, सब लगता है। लेकिन फाइनल कंज्यूमर को उसका फायदा क्या हो रहा है? गवर्नमेंट पैसा कमा रही है लेकिन वो पैसा कमाकर इकोनॉमी में क्यों नहीं फ्लो हो रहा? और अगर फ्लो हो रहा होता तो इन्फ्लेशन कम हो रहा होता। एक और ग्रीवेंस है कि जब इतना ज़्यादा पैसा आ रहा है टैक्स से, तो हमें जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो क्यों नहीं मिल रही? एग्जैक्टली माई पॉइंट है ना?
तो ये जो सिविलियंस के जो बेसिक राइट्स थे, बिजली, पानी, सड़क, ये 3 चीज़ें, फिर स्वास्थ्य और शिक्षा इसमें जोड़िए, ये भी बेसिक है। ये 5 चीज़ें अभी तक ये नहीं मिल रही हैं। जो नए प्रोजेक्ट्स हैं हाईवेज़ के, एक्सप्रेसवेज़ के, क्योंकि उसमें तो बिग मनी इन्वॉल्व है, वो तो बन रहे हैं। लेकिन जो शहर के अंदर की सड़कें हैं, जो गलियाँ हैं, वो सारी की सारी इस बुरी हालत में हैं। अभी एक गेस्ट थे हमारे, वो बॉम्बे से आते हैं। उन्होंने कहा जो महाराष्ट्र डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो एशिया की सबसे अमीर म्यूनिसिपल अथॉरिटी है, और बॉम्बे पूरा का पूरा बदहाली का शिकार है। दिल्ली में देखिए, गुड़गांव में देखिए, जो सड़कें हैं, शहर के अंदर की सड़कें हैं, मोहल्लों की सड़कें हैं, वो सब जो एमसीडी वगैरह का जो काम था, या गुड़गांव अथॉरिटी का जो काम था, वो सब काम नहीं हो रहे हैं। तो बाकी के जो शहर हैं, जैसे पुणे है, पुणे में भी इस समय बहुत बुरा हाल है। एक गेस्ट आए तो उन्होंने पुणे का हाल बताया। बेंगलोर के बारे में हम जानते हैं। तो ये जो जहाँ टैक्स सबसे ज़्यादा जहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है, वहाँ रिटर्न ऑफ टैक्स क्यों नहीं दिख रहा है? क्या लगता है आपको? मैम ये ना, मैं तो लोगों की गलती मानूंगा इसमें, क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिटिक्स इज ड्रिवन बाय पीपल ऑफ इंडिया, राइट? वही वोट करते हैं, वही इलेक्ट करते हैं। जब वो इलेक्ट कर ही नहीं रहे इन मुद्दों पे, तो वो सरकार क्यों काम करेगी? अब बताओ ना, एक लोकल पंचायत का इलेक्शन भी आजकल नेशनलिज्म पे हो रहा है, मोदी जी के नाम पे हो रहा है। जो ये कहावत है, मैं बड़ा ब्लंटली बोलता हूँ, पहले जब हम बचपन, मेरी फैमिली में ना सोशल इश्यूज बचपन से हम देखते आ रहे हैं। मेरे दादाजी, मेरे फादर, मेरे चाचा, हम सब साथ रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे दादाजी नहीं है अब, बट हम ना बचपन से ये सोशल इश्यूज डिस्कस करते आ रहे हैं, पॉलिटिकली अवेयर है। वहीं से इसीलिए मैं वो सोशल कंटेंट भी बनाने लगा, पॉलिटिकल कंटेंट बनाने लगा, क्योंकि और कुछ मैं कर ही नहीं सकता। जो मैं बचपन से देख रहा हूँ, वही अब एक्टर का बेटा एक्टर ही बनेगा ना। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो बचपन से देख रहा है, मैं बचपन से पॉलिटिकल चीजें देख रहा हूँ। तो सोशल एक्टिविज्म के नेपो चाइल्ड हैं आप, कह सकते हो। वो बचपन से वो चीजें देख रहे हैं। जस्ट किडिंग। हाँ, तो अब पहले क्या होता था मैम, 3 बार के एमपी की ना इज्जत होती थी। 15 साल से एमपी है, बड़ी इज्जत से लोग देखते रहे, काम किया है कुछ ना कुछ। आजकल लोग कहते हैं गधा घोड़ा जीत गया, तो ये रियलिटी है, गधा घोड़ा ही जीत रहा है पिछले 3 साल से। लोगों ने शायद उसकी शक्ल भी नहीं देखी है। वो आता है, मोदी जी के नाम पे वोट मांगता है और चला जाता है। जिस होम टाउन में मैं रहता हूं, मैं रिवील नहीं करना चाहूंगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, छोटा होम टाउन है मेरा, वहां का जो एमपी है, वो 3 साल का एमपी है, उसकी इज्जत नहीं है। जो उसे वोट दे के आते हैं ना, वो उसकी इज्जत नहीं करते, क्योंकि वोट वो मोदी को दे के आ रहे हैं। हाँ, उसके नाम पे वो इलेक्ट हो रहा है, बस वो झांकता भी नहीं है चल क्या रहा है। वो दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर है मेरा होम टाउन। नेशनल कैपिटल के 100 किलोमीटर की रेंज में, रेडियस में, जो भी वो शहर, वो तो ऐसा होना चाहिए देखने दिखाने लायक, कि टूरिस्ट आए, कोई बाहर से आ रहा है। 100 किलोमीटर क्या होता है? कुछ नहीं। दिल्ली के 100 किलोमीटर के रेडियस में अगर शहर डेवलप्ड नहीं है, और वहां के लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, दिल्ली, नोएडा, पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, तो क्या डेवलपमेंट हुआ है? और ये इसका सबसे बड़ा रीजन हम लोग ही हैं, क्योंकि हम वोट नहीं दे रहे आजकल इन चीजों पे। आप कितनी क्लिप्स देखते होंगे लास्ट लोकसभा इलेक्शन में भी, ये भैया पेट्रोल कर दो 500 रुपये, आटा कर दो 1000 रुपये, हम तो वोट मोदी को देंगे। तो ठीक है, फिर ऐसे देश चलाना है, ऐसे देश चलेगा फिर। लेकिन फिर कंप्लेन नहीं होनी चाहिए कि हमारी नाली टूटी हुई है, हमारी सड़क टूटी हुई है, क्योंकि तुमने इस बारे में वोट नहीं दिया था इस बात पर। अगर वोट दोगे तो 100% काम होगा मैम। अभी इलेक्शन आने वाले हो, वार्ड के भी चुनाव होते हैं ना, वार्ड मेंबर को आप एक बार हड़का दो कि भैया अगली बार तुझे वोट नहीं देंगे, हमारी सड़क बन जानी चाहिए। मैं कह रहा हूं गारंटी से 1 हफ्ते में सड़क बन जाएगी। इस तरीके का रेजिलियंस और इस तरीके की जब तक हमारे अंदर सोच डेवलप नहीं होगी, देखो अब तो 10-12 साल हो गए, पहले तो ये था कि चलो 5 साल हो गए, एक बार और देखते हैं। हर गवर्नमेंट का ये हाल होता है। अब तो 10-12 साल हो गए, अब भी आप सोच रहे हो कि इसी उस पे चीज़ें चलती रहे, नेशनलिज्म पे, हिंदू मुस्लिम पे, और देशद्रोह पे, देशभक्ति पे। तो ये तो मतलब प्रैक्टिकल नहीं है ये चीज़। आप खुद सोच के देखो कि क्या इससे, मैं यूरोप में रहा, आपने बताया, वहाँ पर क्यों डेवलपमेंट है? क्या वहाँ पर लोग पॉलिटिकली अवेयर नहीं है? बहुत है। क्या वहाँ पर करप्शन नहीं है? बहुत है। वहाँ एक फ़र्क है। वो लोग देश को प्यार नहीं करते होंगे, डेवलपमेंट को प्यार करते होंगे। बिल्कुल करते हैं डेवलपमेंट को, देश को भी बहुत प्यार करते हैं हम, लेकिन वहाँ बहुत बेसिक फ़र्क है। वहाँ फ़र्क ये है, एक तो पहले मैं करप्शन का अगर बताऊँ, करप्शन वर्ल्ड में हर जगह है, टॉप लेवल पे है, ऊपर के लेवल पे। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है?
गली मोहल्ले में भी करप्शन है। आप बिजली का बिल जमा करने जाओगे, जल्दी लाइन स्किप करके आगे आना है तो पैसे देना पड़ता है। पुलिस वाले ने विदाउट हेलमेट पकड़ लिया तो पैसा देना पड़ता है। तो यहाँ आम आदमी फेस करता है करप्शन, वहाँ आम आदमी करप्शन फेस नहीं करता। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात, वहाँ लोग डेवलपमेंट पे वोट देते हैं। मैं एक बात शेयर करता हूँ। अभी कुछ साल पहले, लास्ट ईयर ही शायद, यूरोपियन यूनियन के इलेक्शंस हुए और जिस जगह में था वहाँ के म्यूनिसिपल लोकल इलेक्शंस भी हुए। मैम वहाँ पे जैसे हम खम्भों पे बोर्ड लगाते हैं ना कि इसको वोट देना है, उसको वोट देना है, फिर वो लगे ही रहते हैं, फट जाते हैं, गंदगी होती है, सब कुछ। वहाँ का रेगुलेशन है कि जो खड़ा हो रहा है वो या उसकी टीम वो बोर्ड लगाएगा, विद इन दिस टाइम फ्रेम वो ही उसको वापस लेके जाएगा। ये वहाँ रूल है और वो लोग फॉलो करते आए हैं। शहर साफ रहेगा, शहर साफ रहेगा। तो ये सिविक सेंस उनमें डाली गई है बचपन से, इसीलिए वो लोग अवेयर हैं। वहां अगर ब्रिज नहीं बन रहा है ना तो वो लोग उसके लिए उसके घर ऑफिस पहुंच जाएंगे। एक तो मैम सबसे बड़ी बात, स्टॉप ट्रीटिंग योर पॉलिटिशियंस लाइक सेलिब्रिटीज। ये सबसे बड़ा हमारे यहाँ डीमेरिट है। एक छुट भैया नेता भी आकर अगर किसी के घर आता है तो फूल मालाओं से स्वागत होता है, बर्फी लग जाती है उसके लिए, जलेबी आती है। क्यों? उसका काम है वो। अगर आपका जो ये पॉडकास्ट मैनेज करता है बंदा, उसने एक दिन अच्छा सेटअप कर दिया तो क्या आप उसको फूल माला चढ़ाओगे? अब तेरा काम है, तुझे पैसे मिल रहे हैं इसके। क्या उन्हें पैसे नहीं मिलते? क्या उनको सैलरी नहीं मिलती पॉलिटिशियंस को? उनको इतना इस पेडेस्टल पे हम चढ़ा चुके हैं कि हम उनके ब्लाइंड फैंस बन चुके हैं। हम उनके साथ एक सेल्फी से ही खुश हो जाते हम हैं। एक सेल्फी से खुश हो जाते हैं। और ये कई चीजें हैं मैम, हमें लगता है कि चीजें शायद ऐसे ही चलती हैं क्योंकि हमें सिखा दी है हमारे बड़ों ने, क्योंकि गुलामी मानसिकता आ रही है ना पहले से, तो वो गुलामी मानसिकता चलती आ रही है, हमें वही फीड किया जा रहा है। और जो उसके अगेंस्ट चलना चाह रहा है, हम और आप जैसे लोग, तो हमें टारगेट किया जाता है। पुलिस वालों से लोग डरते हैं यूपी में। मैं तो यूपी का हूं तो मुझे वहीं का कहूंगा। अब शायद इस पर कंट्रोवर्सी हो सकती है पर ये सच बात है कि ओए पुलिस खड़ी है, बच के निकलना है। क्यों बच के निकलना है? वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। जहां मैं रहता हूं वहां पुलिस वाले प्रोटेक्शन के लिए लोग उस तरीके से ट्रीट करते हैं। यहां पर अगर कोई नेता काम करके चला जाता है तो ऐसा लगता है कि भाई उसने क्या कर दिया। नहीं नहीं, उसका काम है वो। ये मत सोचो वो कुछ बहुत बड़ी चीज कर गया है, वो उसका काम था, वो कर गया। अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा होम मिनिस्टर हमारे लिए कुछ काम कर रहा है, कुछ पॉलिसी ड्राफ्ट कर रहा है जो अच्छी है, तो ये मत सोचो कि वाह उसने ऐसा काम कर दिया, बहुत बड़ी चीज कर दी। उसका काम है, उसी इलेक्ट किया गया है। वो नहीं करेगा तो उससे अकाउंटेबिलिटी पूछी जाएगी। इतने बड़े बड़े मंत्रालय टैक्स पेयर के पैसे से इसीलिए चल रहे हैं कि वो टैक्स पेयर के लिए काम करेंगे। बिल्कुल सही बात है ना, सरकारी नौकर कहते थे ना पहले। जनता के सेवक हैं, नौकर बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि वो वर्ड थोड़ा नेगेटिव है, आपने एक पॉजिटिव बोल दिया, जनता के सेवक हैं, तो सेवक की तरह काम करो। हाथ जोड़ने आते हैं ना वोट मांगते टाइम, और जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है हाथ खुल जाते हैं। तो फिर तो गलती किसकी है? तुम तो, और तुमने एक बार चलो चुन लिया, तुम मान गए, हो गई गलती, फिर दोबारा गलती दोहरा रहे हो ये सोच के कि ठीक है झेल लेंगे महंगाई, देश बड़ा है। भाई देश तभी बनेगा जब तुम अच्छे बनोगे। अभी आपने देखा देश बड़ा है का जो सवाल है वो बहुत उभर के सामने आया जब पहलगाम हुआ, और पहलगाम के बाद जिस तरह की जो हमला किस तरह ख़त्म हुआ, किस तरह अमेरिका चौधरी बन गया, और लगातार वो हमारे पीएम को ह्यूमिलिएट कर रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो देश बड़ा है का जो सवाल है, क्या वो भी अब वो बना रह गया? क्या देश बड़ा है वाकई? मैम फिर अगेन वही बात, मैं तो अपनी कैपेसिटी में जितना बड़ा बना सकता हूँ उतना बनाने की कोशिश करूँगा, और हर कोई बनाने की कोशिश करता ही है। आप यूथ हैं, एक यूथ के तौर पे जो आपका एक एसोसिएटेड प्राइड है अपनी मातृभूमि से, अपनी मदरलैंड से, वो किस तरह इस वक्त अपने को महसूस कर रहे हैं आप? बेसिक चीज़ है मैम, हमारी कंट्री डेमोक्रेसी है, राइट? सो पहला प्राइड तो हमें ये लेना चाहिए कि हम एक इलेक्टेड ऑटोक्रेसी नहीं है, चाइना की तरह, रशिया की तरह। बनना तो हम वैसा ही चाह रहे हैं, लेकिन बट ये हमारी ब्यूटी है कि हमारा रिच हेरिटेज कल्चर है, एक हमारी डेमोक्रेसी है, हम सेक्युलरिज्म हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इंडिविजुअल राइट्स लिखे हुए हैं। अभी जो ये अटैक हुआ, इतना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, लेफ्ट राइट सेंटर सब ने कंडेम किया। पूरा ऑपोजिशन बीजेपी के साथ था, गवर्नमेंट के साथ था, किसी ने चू तक नहीं निकाली।
उसके बावजूद इस सब चल रहा है, ये ऑपोजिशन कुछ नहीं बोल रहा, फिर भी बीजेपी का आईटी सेल पॉलिटिकल ट्वीट्स कर रहा है, यूपीए गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है कि उस टाइम ये हुआ था। क्या तुमने बोला इस टाइम सरकार के साथ रहना है, तुमने बोला आर्मी के साथ रहना है, आर्मी के साथ सब हमेशा ही रहते हैं, हम सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन हम इस टाइम सरकार के साथ खड़े रहे, सब खड़े रहे। इवन जैसे मैं सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज करता हूँ, सटायर करता हूँ या अपना कंटेंट बनाता हूँ, क्वेश्चंस पूछता हूँ, सब बंद। फिर ये तुम खुद ही कर रहे हो और तुम हमसे चुप रहने को कह रहे हो, तो देशद्रोही कौन हुआ? तुम्हारा आईटी सेल खुद ही ये चीजें कर रहा है। जो लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं इतने क्रूशियल मोमेंट पे, अपने देश के साथ खड़े हैं, तुम उन्हीं को ह्यूमिलिएट कर रहे हो, उन्हीं को डिमोरलाइज कर रहे हो, उनको डिमीन कर रहे हो। हाँ, क्योंकि इंटेलिजेंस फेलियर पे आप सवाल ना उठा सके। हाँ ठीक है, हम नहीं उठाएंगे, हम खुद कह रहे हैं 10 दिन जब तक सीज फायर नहीं हुआ किसी ने क्वेश्चन ही नहीं उठाया। सवाल बहुत है मैम, अब सीज फायर हो गया, मैं पूछता हूँ सिक्योरिटी लैब्स हुआ, क्या कोई इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई अब तक? सिक्योरिटी लैब्स हुआ, वो टेररिस्ट आए, हमें नहीं पता वो कहाँ है अभी भी। हाँ, वो 4 का क्या हुआ, वो जिंदा है कि नहीं है? हमें, और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पूछ रहा हूँ, आप सोचो वो विक्टिम की फैमिलीज, ठीक है, उनके हस्बैंड्स को, ब्रदर को, बच्चों को मार के चले गए वो, ठीक है, वो ये इंतजार में थे कि जिन्होंने मारा उनके साथ कुछ होगा, अरेस्ट किया जाएगा, उन्हें मार दिया जाएगा, जो भी उनके इमोशंस हैं। किसी के इमोशन होंगे कि उन्हें अरेस्ट कर लिया जाए, किसी के इमोशन होंगे उन्हें फांसी लगा दी जाए, किसी के इमोशन होंगे उन्हें पॉइंट ब्लैंक पे मार दिया जाए, पर एटलीस्ट उसके लिए पकड़ना तो जरूरी है। ये मैं आर्मी से सवाल नहीं कर रहा, वो तो अपना काम हमेशा ही करते रहते हैं, वो डिफेंस फोर्स है हमारी, हम उनके लिए सैल्यूट करते हैं, सब करते हैं, हम बैठे हैं आप में और बात कर रहे हैं उनकी वजह से। बट सरकार से तो हम सवाल करेंगे ना कि आप कर क्या रहे हो? सीज फायर का अगर इंस्ट्रक्शन दिया गया आर्मी को तो किसने दिया? सरकार ने दिया। तो सरकार से ही तो सवाल करेंगे, भाई सरकार ने मुझे कहा हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, हमने कहा ठीक है सर आप हमें प्रोटेक्ट करो, और उनकी प्रोटेक्शन में लैप्स हुआ, वो लोग हमें मार के चले गए, तो हम किससे पूछें? फिर हम उनसे भी नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? हम आतंकवादियों से पूछेंगे? उनका तो काम ही है मारना, वो तो मारने के लिए बैठे रहते हैं, कैसे ही हमें थोड़ा चांस मिले हम मार दे। हम तो आपके भरोसे बैठे थे। तो वो जो विक्टिम की फैमिलीज है वो पूछ रही हैं कि वो कहाँ है टेररिस्ट, अमेरिका सीज फायर क्यों करा रहा है? हमारे तो ये वो स्टेटमेंट है ना फॉरेन मिनिस्ट्री का, प्राइम मिनिस्टर का, सबका, पीएमओ का, कि डीजीएमओ लेवल पर डायरेक्ट टॉक्स हुई हैं। तो क्यों ट्रम्प सऊदी अरेबिया में जाके भी बोल रहा है कि मैंने हेल्प की? फिर वो एकदम चेंज करके बोल रहा है कि हाँ मैंने मीडिएशन नहीं कराया पर मैंने हेल्प की। हेल्प भी क्यों की? फिर वो ये ट्वीट कर रहा है कि कश्मीर इशू में रिजॉल्व करवाऊंगा। हमारी तो आज तक स्टैंड ये रहा है एज एन इंडियन स्टेट कि वो बायलैटरल इशू है, तो थर्ड पार्टी मीडिएटर का क्या काम? प्लस वो बोल रहा है कश्मीर 1000 साल पुराना इशू है। इस पर अभी तक कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आया कि तुम्हें पता भी है चल क्या रहा है? ये 1947 से चल रहा है इशू, 1000 साल पुराना नहीं है। तो इस पे गवर्नमेंट अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर रही? अभी कंगना रनौत ने ट्वीट किया, सबने देखा, ट्रंप के ऊपर, जब ट्रंप ने बोल दिया कि हम एप्पल को मैं नहीं चाहता इंडिया में आए। कितना बड़ा, मतलब वैसे तो हम ट्रंप यूएस को एलाई मानते हैं, हम नमस्ते ट्रंप करके आते हैं, हाउडी मोदी करके आते हैं, सब करके आते हैं। हम यूएस, अब की बार ट्रंप सरकार, सारे भक्त पागल हो जाते हैं, पूजा चलती है, हवन चलता है, कमला हैरिस को हराने में लग जाते हैं। ठीक है, सबकी अपनी है, पर कोई लॉजिक था उसके पीछे? और अभी ट्रंप ही कह रहा है कि एप्पल इंडिया में ना आए तो बेटर है। मैं टिम कुक से इस पर डिफर करता हूँ। तो कंगना रनौत ट्वीट करती है मोदी जी के फेवर में कि वो चिढ़ते हैं मोदी जी से, ट्रंप, और फिर वो ट्वीट डिलीट करवा दिया जाता है। तो क्या ट्रंप से डरती है इंडियन गवर्नमेंट? तो फिर हम किस बात के विश्व गुरु हैं? तो फिर किस बात की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हम? तो किस बात की हम 4th लार्जेस्ट जीडीपी है जब हम कुछ सवाल ही नहीं कर सकते? और सीज फायर हुआ क्यों? मैं वॉर के फेवर में नहीं हूं, बट अगर घुस गए तो कुछ करके आते फिर। यस, ये तो बड़ा ह्यूमिलिएटिंग है कि आप बेवजह वापस आ गए। आप क्यों वापस, आप गए ही क्यों थे? और हमारी सेना तैयार थी मैम, हमारी सेना इतनी ज्यादा कैपेबल है, पाकिस्तान टिकेगा नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं और मैं खुद बोल रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन आती है, हम पढ़ते हैं। ये एक एक्स आर्मी ऑफिशियल को मैंने सुना है कहते हुए कि अगर ये 7 दिन और चल जाता ना तो हमारी एयर डिफेंस, वहां के एयर डिफेंस को तबाह कर देती अच्छे से। वैसे तो इनकी पॉलिटिक्स चलती है पीओके पर, तो पीओके के लेने का गोल्डन चांस था एक। मैं एक नॉर्मल इंडियन की तरह बात कर रहा हूँ इस टाइम, जो सेंटिमेंट्स हैं, मैं भी अपने घरों में बात करता हूँ, अपने दोस्तों से बात करता हूँ। कोई नहीं चाहता वॉर हो, पर अगर किया है, स्टार्ट किया तो फिर खत्म करके आना चाहिए था।
क्योंकि ये खत्म भी या तो ऐसे नोट पे होता कि हम कुछ अनकंडीशनल चीजें रख देते कि इसके अलावा कुछ बात ही नहीं होगी। तो बड़ी जनरल सी चीज है कि कोई भी अगला टेररिज्म अटैक एक्ट ऑफ वॉर किया माना जाएगा। बिल्कुल, हम तो अब भी मानते हैं, पहले ही मानते थे। तुमने किस बात पे सीज फायर किया कि ट्रेड होगा। मतलब गुजराती आदमी हो तो बिजनेस की बात कर ली, हो गया काम। और जो लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो मुकेश अंबानी क्यों सऊदी अरेबिया पहुंच गए? क्यों अडानी ने चाइना से डील कर लिया, चाइनीज कंपनी से, एयरपोर्ट लाउंजेस के लिए? ये खबरें ही नहीं आती मीडिया में। तुम टर्की को बॉयकॉट कर रहे हो, एज एन इंडियन मैं भी करूंगा, मेरा वीजा लगा हुआ है मैम, मैंने कैंसिल कर दिया वो। ये मेरा अपना सेंटीमेंट है कि जो कंट्री एक एनिमी कंट्री को, मेरे भाई बहनों को मारने के लिए ड्रोन सप्लाई कर रहा है, ऑपरेटर भेज रहा है, तो मेरी कैपेसिटी में है कि मैं उस कंट्री में ना जाऊं। उससे इकोनॉमी इफेक्ट हो ना हो मुझे मतलब नहीं है। उसी लॉजिक पे चाइना का बॉयकॉट होना चाहिए, क्योंकि Exactly. चाइना ने भी तो किया मैं है उसी वही। पॉइंट पे आ रहा हूँ। जी। तो टर्की को बॉयकॉट करने का मेरा अपना पर्सनल है। जैसे मैं स्टारबक्स की कॉफी नहीं पीता इजराइल पैलेस्टाइन के इशू की वजह से, उससे क्या स्टारबक्स बंद हो गया? तब भी चल रहा है ना। पर ये मेरी सेल्फ कॉन्शियसनेस है कि मैं उसका पार्ट नहीं बनना चाहता। ऐसी मेरी सेल्फ कॉन्शियसनेस है, मेरे अंदर की आत्मा बोलती है कि भाई मैं टर्की नहीं जाऊंगा, मेरे को नहीं जमेगा जाना, मेरे अंदर से नहीं आई ये बात। एट द सेम टाइम चाइना ने भी सपोर्ट किया पाकिस्तान को ओपनली। तो अडानी को जब हम क्वेश्चन करते हैं, यूएस में केसेस चल रहे हैं उस पर, फिर भी अंधभक्त आकर, बीजेपी के लोग आकर क्रिमिनल केस चल रहे हैं, उनको डिफेंड करते हैं कि ये नेशन बिल्ड कर रहा है। तो क्या चाइना के साथ डील करके हमारे सिविलियंस और आर्मी की कॉस्ट पर अब नेशन बिल्ड होगा? क्या अब उस पर क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए? और मीडिया क्यों साइलेंट है? मैं कह रहा हूं उनकी बढ़ाई करो, आपको जितनी करनी है मोदी जी की बढ़ाई करो, एक साइड की बढ़ाई करो, पर आप ये भी तो चलाओ। अगर आप टर्की बॉयकॉट का चला रहे हो क्योंकि वो छोटा नेशन है चाइना के कंपैरिजन में, तो होता है ना छोटे को दबा दो, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैम। 2 लाख लोग जा रहे हैं, 3 लाख लोग जा रहे हैं, 70 लाख लोग जाते हैं बाकी कंट्रीज से, पर हमारा सेल्फ कॉन्शियसनेस है कि हम नहीं जाएंगे, वो इफेक्ट ना हो, वो अलग बात है। एट द सेम टाइम फिर हम चाइना के लिए भी सेम स्टैंड रखें ना। उनके टिकटॉक बैन करने से थोड़ी हो जाएगा कुछ, टिकटॉक तब भी चल रहा है। तो अडानी उनके साथ डील कर रहा है, वो हमारे नेशन का फेस है। एक टाइम पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में आता था, दुनिया जानती थी कि इंडिया से है। अंबानी वेडिंग कर रहा है इतनी बड़ी, पूरी दुनिया में हल्ला मच रहा है, हॉलीवुड स्टार्स आ रहे हैं, और वो ट्रम्प से जाके बात कर रहा है, जो ट्रम्प हमें रोज ह्यूमिलिएट कर रहा है, रोज कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट को। एप्पल को बोल रहा है इंडिया में मत जाओ। तो सोचने वाली बात है कि इस पर क्यों बात नहीं हो रही, और गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, और इस पर क्यों सवाल ना पूछे जाए। एज एन इंडियन मैं तो चाहूंगा इस पर सवाल पूछे जाए। मेरी कंट्री है, जब मैं टर्की को बॉयकॉट करने को कह सकता हूं, तो मैं चाइना को बॉयकॉट करने को भी कहूंगा, मैं यूएस को भी बॉयकॉट करने को कहूंगा। मेक इन इंडिया का क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरा का पूरा गर्त में जा रहा है। और अब बताइए, एप्पल को नाम लेकर के बोला कि इंडिया ही ना जाओ, और ये तो बहुत अजीब है कि दोस्त के साथ ऐसा सलूक। मैम ट्रम्प ने ये बोला है ओपनली कि इंडिया ने प्रॉमिस किया है फॉर 0 टैरिफ्स। यस, दिस इज अमेजिंग। इन रिस्पॉन्स ऑफ सीज फायर। हमारा जो थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग है वो कहाँ बचेगा इसके बाद? अगर इस तरह से बाहर से, विदेश से ही सारा सामान आता रहेगा और हम कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे और अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, अपने मैन्युफैक्चरर को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो क्या होगा भारत का? मैं वही तो बोल रहा हूँ, या तो मेक इन इंडिया, वही चीज, सेम चीज है, या तो वॉर मत करो, करो तो फिर पूरा करो, या तो मेक इन इंडिया का तुम बोलते ही नहीं, जैसे चल रहा था चलने देते, बोला तो एटलीस्ट करो। तो वो कहाँ है मेक इन इंडिया? अर्पित, मैं आपको देख रही हूँ, यू आर एन एजुकेटेड यूथ, पढ़े लिखे काबिल हैं। आपके अंदर ये जो रेसिस्टेंस है कि हमारी जो सरकार गलत करेगी हम उस पर सवाल उठाएंगे, क्या आपको अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने स्कूल फ्रेंड्स में ये भावना नज़र आती है कि हम अपनी सरकार से सवाल उठाएं अपने देश हित में? देश हित जो है वो सरकार के प्रेम से बड़ा होता है। देश और सरकार एक चीज़ नहीं है, सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन सरकार की, पिछली सरकार की गलतियों की वजह से या उनसे नाराज़गी की वजह से हम दूसरी सरकार, इस सरकार को चुनते हैं। इस सरकार की जो कमियां हैं उस पर हम बात कर पा रहे हैं, करें, और ये सही तरीका है देश से प्रेम करने का? आपका अपने फ्रेंड ग्रुप्स में कैसा व्यवहार है? क्या उनको, वो आपके जैसे सोचते हैं? मैम जैसे ना, ये सेक्युलर होने का मतलब जो हमारा बेसिक है, फंडामेंटल, वो कहते हैं सेक्युलर सेक्युलर सेक्युलर, रिलीजन के बेसिस पे कहते हैं। तो लोग रिलीजन के बेसिस पे ही नहीं रहना देना चाहते पहले तो।
बट ये एक अलग मैटर हो गया है अब। लोग डिफरेंट आइडियाज को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ ओपिनियंस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं एक ही पॉइंट ऑफ ओपिनियन हो सबका, एक ही बिलीफ हो। अगर ऐसा है तो भगवान ने हम सबको अलग क्यों बनाया? एक सा ही बना देते ना, किस्सा ही खत्म हो जाता। हर देश अलग क्यों है? कोई तो रीजन होगा, फिर तो हम जाते ही नहीं कहीं पे। वो डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट बिलीव्स को एग्जिस्ट ही नहीं करने देना चाहता इस टाइम इंडिया में कोई। मैंने पहलगाम अटैक के बाद एक भी वीडियो गवर्नमेंट के को क्रिटिसाइज करते हुए नहीं बनाई, एक भी वीडियो, जस्ट आउट ऑफ वही सेल्फ कॉन्शियसनेस कि ये टाइम नहीं है, ये टाइम कलेक्टिव होकर, मेरे हो सकता है डिफरेंसेस हों, पर ये टाइम मैं अपने देश के साथ, अपनी सरकार के साथ खड़े रहना चाहता हूँ। और देश इज नॉट इक्वल टू नरेंद्र मोदी या देश इज नॉट इक्वल टू बीजेपी। देश देश है। उस टाइम मेरे लिए इंडियन गवर्नमेंट मुझे रिप्रेजेंट कर रही है, और किसी एनिमी कंट्री के अगेंस्ट कहीं मेरी ऐसी क्लिप यूज ना कर ले वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन, जो कि यूज हुई है, अनफॉर्चुनेट है। उससे बचने के लिए मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा, और मैंने हर वीडियो के स्टार्टिंग में बोला पाकिस्तान इज एन एनिमी कंट्री, दोज टेररिस्ट वर स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान, इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। उन्होंने हमारे सिविलियंस को मारा है, हम उनके मिलिट्री बेस को टारगेट किया। एक बात, मेरा ये बोलने के लिए ये सारी वीडियोस पर अकाउंट विदहेल्ड कर दिया इंडिया में अचानक से। और जबकि मैं बोल रहा हूँ फेक न्यूज़ मत फैलाओ, मैं बोल रहा हूँ जो भी आर्मी अपडेट दे रही है सिर्फ उसका वेट करो। क्या जल्दी है अपडेट लेने की? मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि हर 5 मिनट में तुम्हें अपडेट चाहिए। कर क्या लोगे तुम? घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, अपनी दुकान चला रहे हो। अगर 5-10 मिनट की अपडेट नहीं मिलेगी, काम रुक जाएगा क्या? या तुम्हें कोई हार्ट अटैक आ जाएगा और अपडेट नहीं आई? वेट करो। हर 2 घंटे में विक्रांत मिस्त्री आते थे, अपडेट करके जाते थे। आर्मी रेगुलर अपडेट दे रही है, गवर्नमेंट रेगुलर अपडेट दे रही है, लेकिन फिर भी हमें 5 मिनट में अपडेट चाहिए। और उसी के लिए मैंने बोला था कि फेक न्यूज़ मत फैलाओ। मैंने बोला था कि इस टाइम देश को साथ रहना है। मैं लगातार बोलता रहा, पहलगाम अटैक के बाद लगातार लाइन से वीडियो बनाई है मैंने। हिंदू मुस्लिम के अगेंस्ट करना चाह रहे हैं, इनका मेन मोटिव था मत करो, मत करो, मत करो। किसी ने नहीं सुनी, देशद्रोही बोला, मुसलमानों का दल्ला, ये वो बड़े नॉर्मल से वर्ड है। इतनी गालियां आती हैं अब तो पढ़ना भी छोड़ दिया। तो फिर ऑपरेशन सिंदूर वाले दिन जब ब्रीफिंग हुई तो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने क्या बोला कि उनका मेन मोटिव था कम्युनल राइट्स फैलाना। तो मैं जो इतने दिनों से बोल रहा था, जो 1-1 मिलियन लोग सुन रहे थे, ट्विटर पे 5 लाख लोग देख रहे थे और मुझे गालियां दे रहे थे, तो मैं अलग क्या बोल रहा था? और मुझसे पूछ रहे थे तुझे कैसे पता उनका ये एजेंडा है? कॉमन सेंस की बात है। धर्म पूछ के मारा। उन्हें पता है इस टाइम हमारी वीक नर्व्स क्या है, हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से एनवायरनमेंट बनाती है इलेक्शंस में। कोई भी इलेक्शन डेवलपमेंट में नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होता ना इस एग्जैक्टली उनको पता है कहाँ इसको अटैक करना है, कैसे सोशल फैब्रिक बिगाड़ना है। और डिवाइड एंड रूल तो अंग्रेजों की भी पॉलिसी थी ना, लेकिन फिर भी मेरा अकाउंट विदहेल्ड किया गया, मैं इसके अगेंस्ट बोलता रहा। ये होने के बाद नैरेटिव चलाया, मेरे स्कूल फ्रेंड्स ने उनके व्हाट्सएप स्टेटस डाले अपने कि पाकिस्तानी का अकाउंट विदहेल्ड कर लिया विद हंसने वाली इमोजीज। आपके स्कूल फ्रेंड्स जो आपके साथ पढ़े हैं, मेरे आंखों में आंसू थे लिटरली। मैं अपने घर वालों को दिखाया नहीं, मेरे भाई को भी नहीं पता जो मेरे साथ आया है, कि मुझे एक तो पाकिस्तानी लेबल कर रहे हैं, मुझे उससे बहुत प्रॉब्लम है। ऐसे टाइम पर जब वॉर चल रहा है, मैं इंडियन हूं, इंडियन ही रहूंगा, इंडियन ही मरूंगा। मैं बाहर रह के आया हूं, मैं किसी और देश की सिटीजनशिप भी नहीं लूंगा। लेकिन अगर ऐसा सर्कमस्टांसेस रहे तो शायद मुझे सोचना पड़ जाएगा। और ये मैं अपने विल से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं शांति से जीना चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ खराब क्यों करूं किसी और के हेट सुन सुन के। वो मुझे पाकिस्तानी बोल रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, और जो राइट विंग ट्रोल्स जिन्होंने मेरा अकाउंट विदहेल्ड करवाया, जो कि पूरा ही अनडेमोक्रेटिक है, ये मंडल के लोग, ये जो बीजेपी के छोटे छोटे ये बने होते हैं, टीम्स बनी होती हैं, फिर ये ट्रोल आर्मी होती है, टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, इन्होंने भेजे हैं गवर्नमेंट को हैंडल्स कि बैन करो। गवर्नमेंट ने बिना सोचे समझे, बिना नोटिस दिए बैन कर दिए। इन्हें कुछ पता नहीं है, ये नैरेटिव चला रहे हैं कि ये पाकिस्तान एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। क्या पहलगाम अटैक पर हमारी आर्मी को अपलॉड करना एंटी इंडिया एक्टिविटी है? क्या ये बोलना कि हिंदू मुस्लिम मत करो, कश्मीरियों के अगेंस्ट मत बोलो? लोकल्स इन्वॉल्व थे, रिपोर्ट में आया है,
फिर वही बात, अगर 100 में 2 लोग खराब हैं तो 98 को मारोगे? कोशिश करो कि वो 98 ना इन्फ्लुएंस हो उन 2 से, तो कोशिश तो करनी पड़ेगी ना वो। तो मैं ये बोलूंगा तो मैं एंटी नेशनल हूं, या मैं ये बोलूंगा कि सरकार बताए कि सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ था, या मैं पुंछ के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि यार ये बड़ा गलत हुआ, पाकिस्तान ने बहुत गलत किया है, तो मैं एंटी नेशनल हो गया। तो क्या करूं मैं नेशनलिज्म प्रूव करने के लिए? पहली बात तो करना नहीं चाहिए, पर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा अकाउंट विदहेल्ड ना होता? उनको मिर्च लग रही थी कि ये पहुंच कैसे रहा है, ये इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को कि सब साथ रहो। तो फिर तो तुम पाकिस्तानी एजेंडा चला रहे हो ना, और उसके नीचे मेरे दोस्त मेरे घर का एड्रेस लीक कर रहे हैं। ओह, कि हम तो इसे मना करते थे, यही नहीं मानता, ये मेरे इस होम टाउन का लड़का है। तो बोला तुम चाहते हो कि मैं पिटूं, या तुम चाहते हो कि मेरे घर लोग आए या मेरी फैमिली को परेशान करें? और तुम मेरे स्कूल के दोस्त हो, तुम्हें पता है मैं क्या सोचता हूँ और कितने पढ़े लिखे हैं, हम सारे पढ़े लिखे हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, और इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ मैं गलत भी बोल रहा सही। तो तुम मुझे कॉल करो ना यार, तुम मुझे मैसेज करो कि तू क्या कर रहा है अर्पित, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई ये बात है, फिर तुम जज करो। हाँ, संवाद बने कि आप उनको सुने, वो आपको सुने। पर ये क्या हो गया है अचानक से कि 2014 में तो मैं वीडियोस नहीं बनाता था, ये मैंने लॉकडाउन के बाद स्टार्ट किया। आप तो मुसलमान भी नहीं हैं। अब मैं वही कह रहा हूँ, ये रिलीजन तक लिमिटेड ही नहीं रहा। ये डिफरेंट आइडियाज को भी को एग्जिस्ट नहीं करने देना चाहते। ये चाहते हैं कि ए हो या बी हो, 1 हो या 2 हो, 1 से लेकर 2 के बीच में जो भी है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। या तो तुम बीजेपी के साथ हो या बीजेपी के अगेंस्ट हो। मैं बीजेपी के ना अगेंस्ट हूं ना बीजेपी के साथ हूं, मैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहा हूं। मुझे क्या मतलब नरेंद्र मोदी अपने घर में क्या करते हैं, मुझे क्या मतलब अमित शाह अपने घर में क्या करते हैं, और मुझे उनकी पर्सनल मैटर से, उनकी पर्सनैलिटी से क्या लेना देना है? मुझे मतलब है कि जो चीज मेरी जेब को इफेक्ट कर रही है या मेरे फैमिली के या गवर्नेंस में वो डिलीवर क्या कर एग्जैक्टली रहे हैं। गवर्नेंस, मुझे क्या मतलब उनकी पर्सनल लाइफ क्या है? मैं क्यों हेट करूं किसी को? और मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूं हर पॉलिटिकल लीडर की, कोई भी हो, इवन नरेंद्र मोदी हो। इतने टाइम से अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, कुछ तो क्वालिटी है कि वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कुछ तो क्वालिटी होगी। राहुल गांधी है, एक पॉइंट पे आके इतनी भीड़ इकट्ठी होती है तो कुछ तो क्वालिटी होगी। ओरेटरी स्किल्स हो गई, अपना करिश्मा हो गया, पर्सनैलिटी हो गई, कुछ भी हुआ, बोलने की बात हो गई, एक्ट कर रहे हैं इस तरीके से, लोगों से मिलने का तरीका, ये सीखते हैं हम लोगों से। पर मैं उन्हें हेट नहीं करता, मैं उनकी पॉलिसीज को क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये बेसिक सोल है हमारी डेमोक्रेसी का, इसको ही तुम एग्जिस्ट नहीं करने देना चाहते। तुम कह रहे हो कि बस जो हम कह रहे हैं वो सही है, तो फिर तो बहुत मोनोटोनस लाइफ हो जाएगी। आप कितने वक्त से हैं सोशल मीडिया पे? मैंने ये लॉकडाउन में स्टार्ट किया था 2020-21 के टाइम, और उस टाइम में सिर्फ सटायर करता था, लाइट सटायर करता था, लेकिन पॉलिटिकल सटायर करता था। अगेन वही कि मैं जो देखा है बचपन से उसी के हिसाब से चल रहा हूँ। फिर मैंने कोविड में काफ़ी काम किया, मेरी पावर ऑफ यूथ नाम से फाउंडेशन भी है। तो मैं हूँ, मेरे एक बड़े भाई हैं करण सिंह, मुंबई में रहते हैं, तो उन्होंने मुंबई से, मैंने यहाँ से, ऑल ओवर इंडिया हमने सिलेंडर्स रेमडेसिविर खूब अवेलेबल कराए थे। फिर हमें ये फिलिपिन एम्बेसी में हमने सिलेंडर्स अवेलेबल कराए थे, उन्होंने स्पेशली मेंशन भी किया था। देहरादून गए थे, कोलकाता गवर्नमेंट को दिए थे, बहुत काम किया था। और मैं एंटी नेशनल हूँ, इसीलिए बुरा लगता है कि यार तुमने एक चीज़ के ऊपर कि अकाउंट बैन हो गया। अकाउंट तो दुनिया जहान की वजह से बैन हो सकता है, कोई टेलीग्राम ग्रुप में रिपोर्ट कर देता है उससे बैन हो जाता है। वो चाहते ही नहीं मेरी आवाज़ पहुँचे लोगों तक कि सब साथ रहे। अब एक बार बताइए मैम, हिमांशी नरवाल, इतना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, नेवल ऑफिसर की वाइफ, वो इमेज पॉलिटिकल रीजंस की वजह से पहले तो वो रिलीज़ की गई, गिबली आर्ट, इतना इंसेंसिटिव था। फिर उसको दिखाया गया कि जी कितनी ब्रेव लड़की है, इसका हस्बैंड आर्मी में था, मर गया, इसको बदला लिया जाए, अरे हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। एक स्टेटमेंट कि कश्मीरीज को और मुस्लिम्स को हेट्रेड देना हमारा मोटिव नहीं है, मैं चाहती हूँ वो टेररिस्ट पकड़े जाएं, और तुरंत सब उसके अगेंस्ट हो गए। सामाजिक सौहार्द की बात करने वाले विलेन हैं इस समय। बिल्कुल। सीज फायर हुआ, सीज फायर से पहले हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हमारे हीरो थे, उनकी इमेजेस चल रही थी सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के साथ कि भाई ये 3 हीरो हैं, इनको फॉलो करो, यूट्यूबर्स को मत फॉलो करो, इन्फ्लुएंसर्स को मत फॉलो करो, जो कि मेरा ही मानना है। क्योंकि मैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर कभी नहीं कहता, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। इन्फ्लुएंसर्स यही लोग होते हैं, इनसे इन्फ्लुएंस होना चाहिए। लेकिन सीज फायर होने के बाद लोग उन्हें ही गाली दे रहे हैं।
मतलब क्या उन्होंने सीज फायर का डिसीजन लिया था? ही वॉज जस्ट अ मैसेंजर। या तो तुम ये मान लो कि नरेंद्र मोदी मैसेंजर है और सीज फायर का डिसीजन फॉरेन सेक्रेटरी लेता है। अगर ये सेंस है तो वाकई में हम विश्वगुरु ही है, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। ये तो समझ ही में नहीं आया कि मिस्री साहब को क्यों इस तरह से हेट किया गया, उनकी बेटी डॉटर्स को। हाँ, ये बहुत ही अजीब है कि सोफिया कुरैशी तो मुसलमान है और हर वो चीज़ मतलब एपीजे कलाम साहब के लिए बदतमीज़ी होती है। कोई जो फ़ौज में जो लोग शहीद हो रहे हैं, जो मुस्लिम नाम वाले हैं, उनको लेकर के बदतमीज़ी होती है कि चलो एक और गया, इस तरह से होता है। एक ने कहा कि ये समय अच्छा है, भारत के अंदर जो मस्जिद और मदरसे हैं उन पर भी भारत सरकार को बम डाल देना चाहिए और कह दे कि पाकिस्तान ने डाले हैं। तो ये लेवल है मुसलमानों के विरुद्ध हेट का। लेकिन मिस्री साहब, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने तो जो सरकार उनको लिख करके देती है, जो कई स्तर पे ऑडिट होकर के आता है, देखा जाता है, उसकी वेटिंग होती है, उसके बाद वो आकर के वो बयान सिर्फ पढ़ देते हैं। तो पढ़ने वाले को इतनी हेट का सामना, और उनकी बेटी तक पहुंच गए और बेटी के बारे में जो बातें की, उसी तरह से हिमांशी के नरवाल के बारे में जो बातें हुई। ये कहा गया कि कश्मीर का जो हॉस्टल है, जबकि जेएनयू में कश्मीर का कोई हॉस्टल नहीं, मैं खुद जेएनयू से हूँ, तो कश्मीर में तो कुछ नहीं है ऐसा, जेएनयू में तो कुछ नहीं है ऐसा। तो ये बेहद अफसोसनाक है और ये कितने आराम से फैक्ट्स पे झूठ बोलते हैं ये लोग, ये नहीं समझ आता। तो इसीलिए मुझे आपकी से बात करने में दिलचस्पी थी कि आपको इस पूरे मामले में आपको किस तरह से आइडेंटिफाई करके सज़ा दी जा रही है, वो समझ में नहीं आ रहा वो क्यों हो रहा है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी स्ट्रेंज। लेकिन आप जैसे यूथ जो इसके बावजूद झुकने को तैयार नहीं, अपने आदर्शों मूल्यों पर हैं और देश में एकता देखना चाहते हैं, उनके लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? अब आप क्या करेंगे, अपने अकाउंट के लिए क्या करेंगे और फिर अपनी गतिविधियों में क्या फ़र्क लाएंगे? मैम, जब ये अकाउंट विदहेल्ड हुआ था ना, तो बहुत दुख हुआ, सच में बहुत दुख हुआ कि यार मैंने 4 साल लगाए, अपना नाम बनाया, लोगों के लिए बोला। क्या साइज़ था आपके? मैम, मैंने स्टार्ट जब किया था तो मेरी 0 फॉलोइंग थी और 0 से मैं 93,000 के करीब आ गया था। पर अभी पिछले 1 साल में जब से ट्विटर को एलन मस्क ने टेक ओवर किया है ना, तब से आई डोंट थिंक फॉलोअर्स इतना मैटर करते हैं, एंगेजमेंट मैटर करता है। एल्गोरिथम ऐसी हो गई है कि आप किसी का ट्वीट लाइक करोगे तो आप भले ही फॉलो ना करते हो, वो दिखाने लगेगा। ओके। तो मेरी लगातार वीडियोस 4-4, 5-5 लाख व्यूज़ में जा रही थी, मेरे ट्वीट्स जा रहे थे इतने, तो वो मैटर कर रहा था और वो बॉदर कर रहा था। रीच बहुत थी। हाँ, रीच अच्छी खासी बन गई थी। तो दुख हो रहा था कि यार जब मेरा मैसेज जो मैं पहुंचाना चाह रहा हूँ, ठीक है, लोग हेट देते हैं, वो तो देंगे ही, ट्विटर एक्स इज़ अ वेरी टॉक्सिक प्लेटफॉर्म, आई नो दैट, पर मेरी बात पहुंच रही है वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप्स में, वहाँ से फेसबुक पर, वहाँ से इंस्टाग्राम पर, जहाँ भी जा रही है, घरों में जा रही है बात। और मैं बोलता बिना गाली दिए हूँ। आजकल तो लोग गाली दे के फेमस हो रहे हैं। अभी रिसेंट इंसिडेंट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, फालतू में क्यों फुटेज दूँ किसी को। शायद वो बिना गाली दिए बात करती तो मैं उसके बारे में बात भी करता। हालांकि जो भी उस लड़की के साथ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। किसी को भी रेप थ्रेट्स देना, अंधभक्त दोनों तरफ है मैम, दोनों तरफ है। अगर तुम ए की बात करोगे तो बी गाली देगा, बी की बात करोगे तो एक गाली देगा, ये है। तो उस लड़की के साथ जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, लेकिन जिस लहजे में वो बात करती है शायद इसीलिए लोग साथ नहीं आ पा रहे उसके, शायद इसीलिए मैं खुल के उसका नाम भी नहीं लूँगा। मेरी आइडियोलॉजी उसकी आइडियोलॉजी बहुत अलग है। मैं देख रहा हूँ, मैं तो अब बैन हूँ पर मैं एक्सेस कर सकता हूँ अपना अकाउंट, तो काफ़ी ट्वीट्स चल रहे हैं, वही लोग उसके लिए हैशटैग्स चला रहे हैं जो मेरी माँ बहन को गाली देते हैं। लेकिन मैं फिर भी उसके साथ खड़ा रहूंगा इस पॉइंट पे कि उसको एटलीस्ट थ्रेट्स नहीं आने चाहिए, उसकी फैमिली को मत ट्रैक करो। तुम पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकली उससे डिफर करो, होना चाहिए, पर ये जो थ्रेट्स देने का तरीका है, फिर तुम मत रो ना। अगर तुम्हारी कम्युनिटी पर कोई कुछ बोलेगा तो, या तुम्हारे लोगों पर कोई कुछ बोलेगा तो, ये बहुत गलत है। पता नहीं ये किस तरह का समझ है कि आपको एक ऐसा समाज चाहिए, एक ऐसा राष्ट्र चाहिए जिसमें सिर्फ जो आपकी जैसी बात ना करे वो आपका दुश्मन हो गया। और
इसको ये लोग हिंदू राष्ट्र कहते हैं। ये हिंदुइज्म का भी अपमान करते हैं कि अगर कभी हिंदुइज्म के नाम पर कोई राष्ट्र बनेगा तो उसमें क्राइम की छूट होगी, उसमें गाली गलौज की छूट होगी, उसमें वो इंसान जो हमारी विचारधारा का नहीं है उसको डिह्यूमनाइज कर दिया जाएगा। तो ये बजाय इसके कि हिंदुओं के हाथ में जब सत्ता आई और उन्होंने अपने हिंदू विचारधारा के हिसाब से जब राष्ट्र बनाया तो वो सबके लिए कल्याणकारी था, परोपकारी था, सबके लिए वो ऐसा था कि लोग उसमें रहना चाहते। बजाय इसके एक ऐसा राष्ट्र बनाया जा रहा है जो नफरत पे आधारित हो, जिसमें सबको भगा देना है, सबको हटा देना है। ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि हम एक गलत मॉडल की पैरोकारी क्यों कर रहे हैं। हम एक बेहतर, कम से कम लिखत पढ़त में तो एक अच्छा मॉडल होना चाहिए, हमारी नीतियां तो कम से कम परफेक्ट होनी चाहिए एक्चुअलाइजेशन में, प्रैक्टिकल करने में उसमें कुछ कमी बेशी रह गई वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारा मॉडल ही नफरत और हिंसा पर आधारित है। ये कैसे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदू राष्ट्र को जब कोई बाहर से बैठ के देखता होगा तो हिंदू राष्ट्र का जो मॉडल है उससे डरता होगा। मैम, हमारी किसी किताब में नहीं लिखा वॉयलेंस करना। महाभारत भी जब हुई थी तो किसी वजह से हुई थी, लाइक विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। इविल की विक्ट्री थोड़ी चाहता है कोई। मतलब किसी जबरदस्ती तुम किसी को मार दोगे तो वो क्या बढ़िया चीज़ है। आप बताइए, आप अर्पित एक युवा हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपने दुनिया देखी, आप विदेशों में रहे, आपको अगर एक हिंदू राष्ट्र बनाना हो तो हिंदू राष्ट्र के क्या फीचर्स होंगे आपकी नज़र में? मैम, हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना है? क्यों सब साथ नहीं रह सकते? यही तो हमारी ब्यूटी है। नेहरू जी बोलते हैं कि कल्चर की स्पिरिट ही है कि हमारी वाइडनिंग ऑफ माइंड्स एंड स्पिरिट्स, और हम कल्चर के लिए जाने जाते हैं। तो जो वाइडनिंग वर्ड है उसको हम नैरो क्यों कर रहे हैं? हम क्यों राष्ट्र बना दें? हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र के पीछे क्यों भागना? आप देखो ना पाकिस्तान की इकोनॉमिकली क्या हालत है। और अदरवाइज भी पाकिस्तान सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं, वो एक डिसेंसी के सभी मापदंडों में आप देखिए उन्होंने अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। तो वो उस समय नहीं किया, अब तो वो लोग भी बहुत सुधर गए हैं और वो बहुत शोकेस करते हैं कि अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ कितने टॉलरेंट हैं और कितना इक्वल स्टेटस देते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, अहमदियाज़ और शियाज़ और सिख और हिंदू इन सब के साथ। तो ये सवाल यही है कि जो टॉलरेंस का जो सवाल है वो किसी भी, अभी एक और धार्मिक राष्ट्र है जो इज़राइल है, उसको सारी तरफ से वो उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो धार्मिक राष्ट्र, आपने सही कहा, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि कुछ अगर हिंदू राष्ट्र बने तो कैसा बनेगा, आदर्श हिंदू राष्ट्र क्या आदर्श होगा? हिंदू राष्ट्र तो यही है ना मैम कि सब साथ मिल के रहे ना, सब साथ मिल के रहे। अब वो हिंदू राष्ट्र में रहेंगे सब, अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे, पर सब साथ रहेंगे। और साथ रहेंगे तो सबके लिए लॉज बराबर होंगे, किसी को कुछ करने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली देयर वुड बी सम लिमिटेशंस, एक सोसाइटी की होती हैं, वो सब रहनी चाहिए, पर वो इतनी होनी चाहिए कि इंसान फ्रीली उस लिमिटेशन तक पहुंच सके। ऐसा ना हो वो लिमिटेशन ही उसको बेड़ियां लगे। लिमिटेशंस वो होती हैं एक इंसान के लिए फ्रीली कि जब तक वो जहां तक वहां तक पहुंच रहा है तब तक उसे खुद रियलाइज हो जाए कि शायद मैं कुछ गलत करने जा रहा हूं, अब ये अब ज्यादा हो जाएगा। वो लिमिटेशंस तो होनी चाहिए, पर सब साथ मिल के रहें, खुश रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, प्यार से रहें। और इकोनॉमिकली अगर बढ़ना है तो कैसे एक दूसरे को बढ़ाना है। अब मेजोरिटी का काम होता है माइनॉरिटी को साथ लेकर चले। एक सीईओ अपने एम्प्लॉयज को साथ लेकर चलता है, उन्हें धक्का नहीं मार देता, उन्हें लात नहीं मारता, और अगर लात मार रहा है तो वो कंपनी बंद हो जाएगी। बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ कि क्यों ऐसे सिनेरियोज चल रहे हैं आजकल हमारे देश में और इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। हम चाहते हैं कि सब साथ मिल के रहें, और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो इस टाइम पावर में है वो चाह रही है कि एक ही तरीके का रिलीजन आगे बढ़े। मैम, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स है ना आयरलैंड के, इंडियन कम्युनिटी है नाम उनका, उसमें एक भी ईद के फेस्टिवल का मैसेज नहीं आता। होली सेलिब्रेट करेंगे साथ में, आ जाओ, ये टिकटेड है, ये प्राइस है, इस तरीके से सेलिब्रेट सब जाते हैं। मुस्लिम फ्रेंड्स भी जाते हैं, उनके अपने फिर आते हैं कि जी हम रंग नहीं लगा सकते, ये नहीं। हालांकि वो भी मैंने पढ़ा है, उन्होंने ही मुझे बताया कि उन्हें बचपन से सिखाया गया है, ऐसा कुछ कहीं नहीं लिखा, उन्हें सिखाया गया है। ब्रेन वॉशिंग उनकी। एग्जैक्टली। हालांकि मैं उसमें नहीं जाऊंगा, सबकी अपनी सोच है। लेकिन फिर दिवाली होती है, उसमें मुस्लिम फ्रेंड्स जाते हैं जो कि इंडियंस हैं, वो इंडियन कम्युनिटी डालती है पोस्ट। पर फिर इंडियन कम्युनिटी ईद का फेस्टिवल क्यों नहीं डालती? वो भी तो इंडिया में मनाया जाता है।
छुट्टी तो उसकी भी होती है इंडिया में, एक फेस्टिवल इंडिया का भी है वो। साउथ इंडिया के दुनिया भर के फेस्टिवल्स की अपडेट्स आएगी। उस व्हाट्सएप ग्रुप में मुस्लिम्स हैं, लेकिन प्रपोर्शन वही है फिर। और प्रपोर्शन होने के बाद भी चलो ठीक है, कम है, क्यों उसमें ईद की अपडेट नहीं आ रही है? मैं सोचने में मजबूर हुआ पिछले दिनों में, जब ईद थी 2 बार से मैं ये देख रहा हूं। मैं वहां पर एक स्टैंड अप करने गया, मैंने एक ट्राई किया कि शायद कुछ नई चीज़ है, मैं मन करता है कुछ ना कुछ करने का, शांत नहीं बैठा जाता। तो मैंने कहा यहाँ ट्राई करके देखते हैं। वहाँ पे आयरिश लोग आए हुए थे, इंडियन कम्युनिटी तो थी ही। तो मेरा जो जॉनर है पॉलिटिकल सटायर, वो मैंने सोचा कि मैं राहुल गांधी को भी रोस्ट करूंगा, अरविंद केजरीवाल को भी रोस्ट करूंगा, नरेंद्र मोदी को भी रोस्ट करूंगा। ऐसा ना हो कि मैं खाली राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को रोस्ट करके नरेंद्र मोदी को ना करूं, और नरेंद्र मोदी को ही करके बाकियों को ना करूं। ये तो खैर बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है आज की डेट में। पर मुझे कुछ भी पॉलिटिकल, क्योंकि जैसे ही मैंने बताया कि नरेंद्र मोदी को भी रोस्ट करूंगा, वहां पर रोक दिया, क्योंकि वहां पर आरएसएस की विंग्स है, वो ऑपरेट कर रही हैं, और उनका मेन मोटिव यही है कि हिंदू 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 हिंदू। तुम दूसरे देश में जाकर रह रहे हो। अरविंद केजरीवाल भी हिंदू हैं। एग्जैक्टली, राहुल गांधी भी हिंदू, राहुल गांधी भी हिंदू हैं। तुम उनके देश में जाकर उनके कल्चर को एक्सेप्ट करने की जगह तुम वहां पर अपने कल्चर को फोर्स करना चाह रहे हो। क्या हम वहां माइनॉरिटी नहीं है? आरएसएस एक्टिव है वहाँ। बिल्कुल एक्टिव है। मैं उस डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं कभी इतना गुस्सा नहीं हूं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है, सब अपना मैनेज कर रहे हैं अपने हिसाब से। वहां उतने खुलकर नहीं आ सकते वो लोग, क्योंकि वहां तो शांत कर दिए जाएंगे जरा ही देर में। वहां के लॉज तुरंत मान लेते हैं, यहीं तो हुड़दंग काटते हैं। वैसे तो हमारा यंगेस्ट पॉपुलेशन होने वाली है, या है। यंगेस्ट पॉपुलेशन क्या करेगी? नारे लगाएगी, रैलियों में जाएगी, गर्व नौकरी है, करेगी। नौकरी है नहीं, गर्व है। गर्व है इनको। गर्व करो हम हिंदू हैं। भाई तुम पर नौकरी नहीं है, तुम्हारे पिताजी 2-2 शिफ्ट लगा रहे हैं, जाके उनकी हेल्प कर लो, पढ़ लो थोड़ा। ये जो 10th और 12th के बच्चे और ये ग्रेजुएशन के बच्चे अपनी कॉलेज छोड़ छोड़ कर रैलियों में जा रहे हैं, तुम साइंस पे बात क्यों नहीं कर रहे? इनोवेशन पे बात क्यों नहीं कर रहे? चैट जीपीटी बाहर का, ग्रोक बाहर का। अर्पित, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है सोशल मीडिया पे, और जो नए बच्चे हैं जिनको अच्छी स्कूलिंग नहीं मिल रही है, और आपको पता है भारत में एजुकेशन से पैसा एक तरह से कम हो गया है क्योंकि इन्फ्लेशन इतना है। ये बताइए कि जिन लोगों की ज़िंदगी में अच्छे स्कूल्स नहीं आए, अच्छी किताबें नहीं आई, और इन्फॉर्मेशन वो सोशल मीडिया से ले रहे हैं, और आईटी सेल से, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के आईटी सेल हैं उनसे ले रहे हैं, ऐसे यूथ को हम डिविडेंड क्या मान सकेंगे? क्या हम ये कह सकेंगे कि ये हमारी ताकत है? मैम ये ना, क्योंकि समाज में सौहार्द नहीं रह रहा है। मैम आप कह रहे हो जो कम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे क्या कर रहे हैं? ये भी सही है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ ना अपनी फैमिली में, जो बड़े बड़े, मतलब बहुत ही क्लोज है वो लोग मेरे, और मुझे हंसी आती है। और वो पढ़े लिखे हैं। वो हाईली एजुकेटेड है मैम। मेरी फैमिली में कोई भी एक तो कम पढ़ा लिखा है नहीं, फॉर्चुनेटली। हाईली एजुकेटेड लोग, और वो उन व्हाट्सएप फॉरवर्ड को पढ़कर और रोज गाली देते हैं ओपोजिशन को। तो क्या वो उनकी बताइए कि उनकी पढ़ाई लिखाई क्या है? इंजीनियर, डॉक्टर्स हैं? मैं बता दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, मैं उनका नाम नहीं चाहती। मैं बता रहा हूँ बहुत हाईली क्वालिफाइड है, बहुत हाईली क्वालिफाइड, लेकिन पढ़े लिखे भी हैं। पढ़े लिखे भी, मैं कह रहा हूँ पढ़े। समाज विज्ञान जानते हैं। अब वो मैं क्वेश्चन करता हूँ आज जब मुझे समझ आ गई है तो, हाँ। कि वो उन व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर पढ़कर और नेहरू को गाली देते हैं, गांधी जी को गाली देते हैं, गॉडसे को ग्लोरीफाई करते हैं, जो कि फर्स्ट टेररिस्ट ऑफ इंडिया था। तो अगर गांधी जी इतने ही खराब थे तो क्यों मोदी जी विदेशों में जाकर उनके पैर छूते हैं आज भी? अब अगली बार जाएंगे फिर छुएंगे। तो क्यों हम नेहरू को आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया कहते हैं? क्यों मोदी जी गाली नहीं देते नेहरू जी को बाहर जाकर? नेहरू जी ने जो किया इंडिया के लिए, वो तब किया जब इंडिया का फाउंडेशन ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं था। अगर वो भी मंदिर बनाने लग जाते तो आप सोचो हम कहाँ होते। आईआईटी नहीं होते, एम्स नहीं होते, बीएआरसी नहीं होता, कुछ नहीं होता। कहाँ जाते इलाज करवाने? कहाँ जाते आईआईटी में? कहाँ जाते हम पढ़ने? हम मंदिरों में पढ़ते। फिर मंदिरों का अपना पर्पज है, मस्जिदों का अपना पर्पज है, स्कूल्स के अपने पर्पज है, कॉलेजेस के अपने पर्पज है। सब किसी ना किसी चीज के लिए बनाए गए हैं। मंदिर में इंसान जाता है, मस्जिद में जाता है पूजा करने, अपनी नमाज पढ़ने, शांति करने, वो अपने बिलीव्स हैं उसके। स्कूल में जाता है नॉलेज गेन करने। तब मस्जिद जाते हैं। हाँ, आजकल तो उनके लिए वही जगह ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है।
मंदिर सुने पड़े, मंदिर सुने पड़े। मंदिर उनका वेट कर रहे हैं, लेकिन वो मस्जिद में पाए जाते हैं। हनुमान जयंती पे पंडित जी खाली बैठ रहते हैं, भंडारे खाली पड़े रहते हैं, क्योंकि पता चलता है कहाँ गए लोग के मस्जिद के आगे डांस कर रहे हैं। मतलब क्या बदतमीजी चल रही है, आप सोचो ना। तुम किसी और को डिमीन करके अपने रिलीजन को कैसे ऊपर उठा सकते हो? और सबसे फिक्र की बात ये है कि आजकल सोशल मीडिया के दौर में ये सारी एक्टिविटीज वो खुद रिकॉर्ड करके वो खुद डाल रहे हैं और अपनी गुंडागर्दी खुद और शोकेस उनको कर कोई रहे हैं। एक्शन नहीं हो रहा। और उन पर एक्शन नहीं हो रहा, पुलिस प्रेजेंस में करते हैं। मतलब हनुमान जी क्या खुश हो जाएंगे क्या अगर तुमने इस्लाम को नीचा दिखा दिया या क्रिश्चियनिटी को नीचा दिखा दिया? हनुमान जी कह रहे हैं तू मुझे ग्लोरीफाई कर, तू मेरे धर्म को ग्लोरीफाई कर, तू हिंदुइज्म को ग्लोरीफाई कर, दूसरे को नीचा मत दिखा। और ये आइडिया कि हनुमान जी सिर्फ हिंदुओं के हैं या राम जी सिर्फ हिंदुओं के, ये अपने आप में अपने भगवान को छोटा करता है। कि ये सोचिए ना कि भगवान या ईश्वर या अल्लाह का तसव्वुर तो यही है कि उसने इस पूरी दुनिया को बनाया। हम जो जिस भगवान को भी मानता है वो ये मानता है कि इसी भगवान ने सबको बनाया है। तो अपने उस भगवान को भी छोटा कर रहे हैं, क्योंकि उस भगवान की मर्जी से ही तो बाकी लोग भी दुनिया में वजूद में हैं। एग्जैक्टली उनका अस्तित्व उसकी मर्जी से है। भगवान इतना कमज़ोर नहीं है कि उसकी मर्जी के बिना दूसरे लोग अस्तित्व में हैं। मैम अगर कह रहे हैं कि हमारे भगवान सबसे बड़े हैं, इन्होंने ही दुनिया बनाई है, तो फिर आपको भी उन्होंने बनाया, बिल्कुल मुझे भी उन्होंने बनाया, तो तुम उनकी क्रिएशन को ही डिमीन कर रहे हो। और क्या भगवान, जो भी भगवान हैं या अल्लाह हैं या गॉड हैं, क्या वो अपने बंदे की ये एक्ट नहीं देख रहे हैं कि वो किसी बेकसूर की लिंचिंग कर रहा है, किसी बेकसूर को सता रहा है? तो उसके लिए तो, उस ऊपर वाले के लिए तो सब बंदे बराबर है ना। मैम अभी एक वीडियो आई थी, ये समझ कहाँ से आती है? जो आस्तिक लोग हैं, जो आस्था रखते हैं किसी ऐसी शक्ति में जिसको हम ईश्वर भगवान कहते हैं, उनकी समझ नहीं आती कि वो कैसे तय करते हैं कि वो मेरे गुनाहों को, मेरे पाप को, मेरे जुर्म को भी वो पुण्य की तरह, या इससे दूसरे समाज की, दूसरे धर्म की महिला के साथ अगर आप बलात्कार कर रहे हैं, उसको पुण्य की तरह आप पेश कर रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं। क्या ये टेररिज्म नहीं है? अगर पहलगाम में वीडियो आती है कि रोप वे पे वो बंदा छोड़ दिया जाता है और वो कश्मीरी अल्लाहू अकबर बोलता है, हालांकि एनआईए ने क्लियर कर दिया है जी कि अल्लाहू अकबर सिर्फ एक ही सेंस में नहीं बोला जाता है, जी हर सेंस में बोला जाता है। जी। जिसको नॉलेज नहीं है वो बकवास कर गया, वो नैरेटिव चला दिया। अल्लाह की शान या अल्लाह सबसे बड़ा है, ये कहना है। जैसे हम कहीं किसी बहुत ऊंची पहाड़ी पर गए, वहाँ से हम दुनिया देखते हैं तो हम एक औ में होते हैं, तो हम तब कहते हैं क्या ऊपर वाले की शान है ना, ये तो अल्लाह अकबर, अल्लाह कितना बड़ा, उसने ये सब बनाया। ये जो आस्था, जो मुस्लिम आस्थावान लोग हैं वो इस तरह ही रिएक्ट करते हैं किसी भी शानदार चीज़ को, जो ऊपर वाले का क्रिएशन है, उसको देख करके अल्लाह अकबर कहना ये एक बहुत ही नॉर्मल सा रिस्पॉन्स होता है। जैसे आप कोई ऑलमाइटी को देख, ऑलमाइटी का नाम लेगा या गॉड को कहेगा कि दिस वर्ल्ड इज़ सो सबलाइम, सो मैग्निफिसेंट, दिस इज़ गॉड्स ऑलमाइटीज डूइंग, है ना। तो ये उसी सेंस में कहा जाता है। या फिर आपने कुछ ऐसा देख लिया जिसको देख कर अरे ये क्या हो गया, हाँ, उस सेंस में बोलते हैं ना, जो मैंने पढ़ा है। और स्ट्रक जब आप होते हैं ना, जब शॉक हो गए, तो एनआईए ने उसको क्लियर कर दिया कि वो उस सेंस में नहीं था जिस सेंस में प्रोपेगेट किया जा रहा है। हालांकि मेरा क्वेश्चन आज भी ये है कि अगर उसे लगा कुछ गलत हो रहा है तो उसने रोप वे छोड़ा क्यों? ये मेरा क्वेश्चन है आज भी। वो रोक सकता था उस बंदे को कि भाई नहीं, शायद कुछ गलत हो रहा है। हालांकि वो चीज़ इन्वेस्टिगेशन में होगी, जब होगी। मुझे वो इतनी दूरी है वहां से वहां के बीच में कि वो कैसे कह सकता है कि यही हो रहा था। हाँ वही, बट वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर उसे लगा, उसने ऐसा चैंट किया कि ये क्या हो रहा है, तो वो रोक सकता था। खैर, अगर कोई इंसान, और उसको टेररिस्ट बोल दिया, टेररिस्ट लेबल कर दिया, लेकिन जय श्री राम बोल के भी तो मार रहे हैं। इतनी लिंचिंग्स हुई हैं। मैंने वीडियो बनाई है स्पेसिफिकली, एक ट्रोल अकाउंट ने बीजेपी के ये लिखा कि क्या कहीं भगवान का नाम लेकर किसी की लिंचिंग की जाती है क्या कभी? कितने तो मैंने उसको गिनाए फिर कि यहाँ हुई, यहाँ हुई, यहाँ हुई, यहाँ हुई, पहलू खान हुआ, ये हुआ, वो हुआ, दुनिया भर के हुए। रेलवे सुरक्षा ऑफिसर ने नाम पूछ के मुसलमानों को चलती ट्रेन में मारा, ट्रेन में गोलियां मार। हाँ, उसे साइको बोल दिया था। हाँ, वो टेररिस्ट नहीं है। हाँ, वो साइको है। तो ये भी तो टेररिज्म ही हुआ ना। अगर तुम उसको टेररिज्म बोलते हो तो इसको भी बोलो, और चाहो या इन्फ्लुएंस करो लोगों को कि ये चीजें ना हो। गुड और बैड हमेशा एग्जिस्ट करेगा सोसाइटी में, पर कितना ज्यादा बैड है
या तुम कितना ज़्यादा बेड बनाना चाहते हो, वो बात फिर लोगों पे डिपेंड करता है। अर्पित, आप टैक्सेशन पे बात करते हैं, आप इकोनॉमी पे बात करते हैं, आप सोशल हार्मनी पे बात करते हैं। एक बहुत बड़ा कैनवस है आपका। तो ये इस पूरे कैनवस को जब आप कवर करते हैं तो आप तो बहुत से लोगों को बिल्कुल एंटी गवर्नमेंट नज़र आते होंगे, क्योंकि हमारे ये सवाल सब सरकार से ही होते हैं। ऐसे में आप एज अ कंटेंट क्रिएटर कैसा देखते हैं अपने आप को? आप सर्वाइव कैसे करेंगे? क्या आपकी सुरक्षा का सवाल है? ये सब बहुत बड़े सवाल हैं। मैम, आपने बीच में क्वेश्चन पूछा था कि वो अकाउंट विदहेल्ड हो गया है तो आप क्या कर रहे हो। तो मैंने आपको बताया कि मैं 4 साल लगाए, ये खूब मेहनत की, कोविड में काम किया, फिर भी मुझे एंटी नेशनल बोल दिया। पहले मैंने सोचा कि छोड़ो, गया अकाउंट, ठीक है, अपना एक इंस्टाग्राम बचा हुआ है, जब तक बचा हुआ है इसी को चलाते हैं। नहीं तो अपना बढ़िया, अपना मैं हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं कमा खा सकता हूँ अच्छा। जिनको लोगों को लगता है कि मैं इसी पे चल रहा हूँ, मुझे फंड किया जाता, भाई मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मैं इतना ज़्यादा एबल हूँ कि मैं खुद को, अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट कर सकता हूँ। ये मैं आउट ऑफ पैशन फॉर माई कंट्री करता हूँ। तो मैंने सोचा कि छोड़ो, पर फिर मुझे लगा कि मैंने गलत क्या किया। मुझे ज़बरदस्ती क्यों लेबल कर रहे हैं और बैन कर रहे हैं इंडिया में? मतलब ये नैरेटिव चलाना है कि तो एंटी नेशनल है। इतना बड़ा नैरेटिव, मेरे स्कूल के दोस्त मुझे पाकिस्तानी बोल रहे हैं, तो अब मैं कोर्ट में लड़ रहा हूँ। अब मैं इसकी पिटिशन डाल रहा हूँ अगेंस्ट जो भी ये बैन हुआ है, इसके अगेंस्ट जी। कि ये गलत है। लोग डरते हैं कोर्ट केसेस वगैरह से, मैं भी डरता था, पर पता नहीं कहाँ से क्या हिम्मत आई है कि ये गलत है, मैं गलत नहीं सहूंगा, देखी जाएगी जो होगा। फिर याद आता है ये भगत सिंह की। लोग कह देंगे बहुत बड़ी बात कर रहा है, मुझे भी बहुत बड़ी बात लगती है कि मतलब भगत सिंह, वो सरकमस्टांसेस उस टाइम ऐसे ही थे। फर्क ये है कि मैं घर बैठकर सोशल मीडिया पे कर रहा हूँ, अच्छा है घर में हूँ, बाहर होता तो शायद लिंच कर दिया जाता या मार दिया जाता या पिटाई हो जाती या हड्डी तोड़ देते मेरी, जो हालात है। तो अच्छा है मेरा एड्रेस अभी तक लीक नहीं हुआ, भगवान करे ना हो, मेरी फैमिली को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो लोग चाहते ही नहीं कि आवाज़, कोई भी अलग तरीके की आवाज़ निकले। पर फिर भी मैं आउट ऑफ द वे जाकर, थोड़ा सा रिस्क लेकर कोर्ट में जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊंगा, बिकॉज आई स्टिल बिलीव इन माई जुडिशरी कि वो जस्टिस करेंगे। एक अकाउंट के अनबैन होने से शायद गवर्नमेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो लोग मुझे जिस चीज़ के लिए फॉलो करते हैं या जो लोग मुझे जिस चीज़ के लिए देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उनके लिए मैं फिर से आवाज़ उठाऊंगा। वो मेरा एकमात्र मीडियम है। अर्पित, ये बताएं कि आप जैसे नौजवान, और वो हर समाज के भारत के, चाहे वो सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हिंदू हो, आप जैसे नौजवान जो इस देश में हार्मनी चाहते हैं, इस देश में जो टॉलरेंस है उस कल्चर को बनाए रखना चाहते हैं, क्या वो साथ आ करके किसी तरह का कोई एसोसिएशन बनाकर साथ आ करके कुछ काम कर सकते हैं? मैम, मैं तो बताया ना, मेरी फाउंडेशन है, पावर ऑफ यूथ ही नाम है उसका। उसका नाम ही बताइए उसके बारे में। पावर ऑफ यूथ है। तो वो बना तो बहुत टाइम से था, जो मेरे फ्रेंड है उन्होंने बनाया था कभी, पर वो एक्टिव नहीं रहता था। फिर कोविड में जब मैंने थोड़ा हेल्प करना स्टार्ट किया, एक्चुअली मेरे दादाजी की डेथ कोविड की वजह से हुई थी, तो वो एक मुझे लगा कि यार और किसी की ना जाए। वो मेरे साथ बहुत क्लोजली अटैच थे फैमिली के साथ, 2020 में हो गई। तो 21 में जब सेकेंड वेव आई, तब हमने ये सब किया शुरू, मैंने और उन्होंने, हमने लोगों को खाना खिलाया, हेल्प की, सब किया। तो वो फाउंडेशन है, मैं चाहता हूँ लोग जुड़े उससे, और जितना हम करना चाहते हैं। अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे जब वॉर लाइक सिचुएशन बनी कि हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे शेल्टर होम्स बना सकते हैं, कश्मीर में कुछ कर सकते हैं। तब तक फॉर्चुनेटली सीज फायर हो गया, तो हम करते रहते हैं ऑन एंड ऑफ, डॉग्स को फीड करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है। पर अगर कोई भी लोगों को आना पड़ेगा। अगेन, मैं खुद अपनी कैपेसिटी में तो जितना कर सकता हूँ उतना कर ही रहे हैं, पर इतना भी नहीं कर सकते। लोग आएंगे, खुद रीच आउट करेंगे। वो पावर ऑफ यूथ का पेज भी है इंस्टाग्राम पे, नहीं तो आप मेरे ईमेल आईडी पे मेल करो, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मेल करो कि हम जुड़ना चाहते हैं, हम यहाँ ये काम करना चाहते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल का नाम क्या है? आई अर्पित स्पीक्स। इंस्टाग्राम भी, ट्विटर भी, यूट्यूब में चलाता नहीं हूँ, अब थोड़े टाइम में स्टार्ट करूंगा, वो भी आई अर्पित स्पीक्स है। सब मैंने एक ही हैंडल से बना रखा है। पर मैं चाहता हूँ लोग आए, बोले कि जी हम यहाँ ये करना चाहते हैं, हम यहाँ ये करना चाहते हैं, हम यहाँ सेंटर बनाना चाहते हैं। सब फंडिंग हो जाती है मैम आज के टाइम में। मेरे को कितने मैसेज आए थे कि अर्पित, मैंने डाला था भाई मेरे पे पैसे नहीं है केस लड़ने के, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर बड़ा चाहिए, 4-5 लाख रुपए देगा, मेरे बस की नहीं है करना। तो लोग आगे से बोल रहे हैं कि भाई हम प्रो बोनो करेंगे, हम क्राउड फंडिंग कर देंगे। तो इंसान अच्छा है अगर, तो पैसा तो अरेंज हो जाएगा, नियत होनी चाहिए। काम हम करवा देंगे,
हाँ, लोग अच्छे हैं, वो फाउंडेशन है, आप उसके लिए मैसेज करो और साथ आओ। आपकी जो लोकेलिटी जहाँ आप नेबरहुड में रहते हैं, वहाँ के लोगों का मिजाज कैसा है? वहाँ के लोग टॉलरेंस में और सारे हार्मनी मोदी में? भक्त हैं, हाँ, सारे मोदी भक्त हैं, और एक्चुअली सब बड़े हैं, मेरे दादी के एज के हैं ज़्यादातर, ओके। और उन्हें उन्हें क्या मतलब इंस्टाग्राम और ट्विटर से, उन्हें न्यूज़ चैनल देखने हैं। और आज, पहले ऐसा होता था मैम, आज से 10 साल पहले अगर कोई पॉलिटिकल क्रिएटर इतना ज़्यादा फेमस हो जाए या इतना ज़्यादा हाईलाइट हो जाए तो वो न्यूज़ चैनल्स पे आ जाता था। अब आप देखो, कोई नहीं आता, हम्म, आएगा ही नहीं। वो क्यों बुलाएंगे मुझे जब मैं गाली दे दूंगा कि भाई सरकार काम नहीं कर रही? वो बुलाएंगे ही नहीं, उनका एजेंडा ही खराब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं हाईलाइटेड नहीं हूँ उस लेवल पे। अरे तो ये गाली नहीं है, जब सरकार काम नहीं कर रही तो वो कहते हैं ना ऐसा, हमारा यूथ उस सरकार से सवाल पूछे, एग्जैक्टली, यही तो डेमोक्रेसी है। बट वो सोचते हैं कि मैं गाली दे रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम डिप्लोमेटिकली लेवल पर बहुत ज्यादा फेल हुए हैं, हम्म, तो आप लॉजिकली सोचो तो ये सच है। क्यों? ऑपरेशन दोस्त किया था 2023 में, ड्रोन्स, मेडिसिन, एनडीआरएफ टीम सब गया, तो फिर क्यों साथ नहीं दिया टर्की ने हमारा? मैं बोल रहा हूं पाकिस्तान का भी सपोर्ट नहीं करता इंडिया को, लेकिन पाकिस्तान का भी साथ ना देता, न्यूट्रल रहता। एक बात, हमने वो जो ज़रूरी मेहनत थी डिप्लोमेसी की, कि जब ये आतंकवादी हमला हुआ था हमारे यहाँ, तो हम इसको ठीक से प्रेजेंट करते सारी दुनिया के आगे कि हम ये सफ़र कर रहे हैं और इस सफरिंग में हमारा एक जवाब होगा, जिस उसका एक जवाब बनता, एक एक कॉजल रिलेशनशिप बनता दोनों के बीच में। आज हमसे दुनिया पूछ रही है, तो ये मैं तो जाहिर है कि हम सब लोग अपनी सेना के पीछे खड़े हैं, लेकिन सेना को आदेश देने वाली जो पॉलिटिकल पावर होती है, उसने अपनी ड्यू डिलीजेंस की या नहीं की, उस पर सवाल अब उठ रहा है, क्योंकि वी हैव लॉस्ट सो मेनी फ्रेंड्स। आज हमारे साथ खड़े कौन लोग हैं? मैं वही तो बोल रहा हूँ मैम, और इमीडिएट पड़ोस में तो हम बहुत अकेले हो गए। एग्जैक्टली। आप डिप्लोमेटिकली लेवल पर इंस्टाग्राम रील्स के अलावा, लेजर आइज के अलावा क्या कर रहे हो? टर्की साथ नहीं है जिसकी आपने हेल्प की। चाइना ने ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट किया, अपने सैटेलाइट की हेल्प दी, पूरी दी। टर्की वालों ने अपने ऑपरेटर्स भेजे, उन पे ऑपरेट वो चल ही नहीं देते ड्रोन्स। उधर से श्रीलंका ने बोला हम अपनी लैंड पर कोई सपोर्ट नहीं देंगे। बांग्लादेश आपके साथ नहीं है। नेपाल इसीलिए आया क्योंकि उनका एक सिटीजन मर गया। मालदीव्स को उनके साथ टसल चलता रहता है। इधर आपका ईरान के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है क्योंकि आप इजराइल को सपोर्ट कर रहे हो। तो आपको सपोर्ट कौन कर रहा है? यूएस के लिए कितना पैसा बहाया? यूएस रोज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो हमें सपोर्ट कौन कर रहा है? और जो हमारा सबसे क्लोजेस्ट एलाई है रशिया, एक भी स्टेटमेंट नहीं आया ओपनली सपोर्ट करने का। जो लोग बोल रहे हैं कि हम सिर्फ रशिया और इजराइल अच्छी कंट्रीज हैं, चलो इजराइल ने सपोर्ट दिया, रशिया ने ओपनली सपोर्ट क्यों नहीं दिया अब तक? रशिया न्यूट्रल रहा है। तो कहीं तो हम डिप्लोमेटिकली फेल हो रहे हैं ना। और ये कहने का ये मतलब नहीं है कि मैं देश के अगेंस्ट हूं। भाई मैं चाह रहा हूं मेरे देश के रिलेशन हो ऐसे कि कुछ क्राइसिस लाइक सिचुएशन आए तो सब मेरे साथ खड़े हों, उसको आइसोलेट कर दें दूसरे को। वो हुआ ही नहीं। लोग कहते हैं 26/11 के बाद क्यों मिलिट्री एक्शन नहीं हुआ? विल पावर नहीं थी, वो तो साइलेंट पीएम था। अच्छा जी, किसी ने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि उस टाइम के फॉरेन सेक्रेटरी का एक्सर्प्ट्स हैं, उन्होंने साफ बोला है कि अगर हम रिटेलिएट करते, और आप आज की सिचुएशन से अब रिलेट करना, तो पूरी दुनिया 50-50 देखती इंडिया और पाकिस्तान को कि ये इन दोनों की लड़ाई है। वो ये नहीं देखती कि हम विक्टिम है, जो कि आज के सिनेरियो में हुआ है। रशिया हमें 50-50 इंडिया पाकिस्तान को देख रही है कि दोनों की लड़ाई है। ट्रंप कह रहा है इन दोनों की लड़ाई है, 1000 साल से चलती आ रही है। सब कह रहे हैं इन दोनों की लड़ाई है। क्या हम विक्टिम दिखे इसमें? हाँ, हमारा जो कि हम पक्ष ही हैं। नहीं पहुंच रहा है एग्जैक्टली, लोगों तक। ये रीजन था एक। दूसरा, हमारे पास इंटरनेशनली प्रेशर बनाने का मौका था, जो कि हमने किया उस टाइम। डेविड हेडली पकड़ा गया, कसाब को फांसी हुई, सबने इस बारे में साथ दिया, हाफिज सईद को टेररिस्ट डिक्लेयर करवाया, सब करवाया। ग्लोबल लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर हम सक्सेसफुल रहे। सबको सजा दी गई। वो अलग बात है, हाफिज सईद आज भी पाकिस्तान में फ्रीली घूम रहा है। हालांकि वो किसकी वजह से गुमराह हम समझते हैं, बिल्कुल। वो भी एक बिल्कुल, बट ये रीजन थे उस टाइम। और वो फॉरेन सेक्रेटरी ने बोला कि मैं खुद चाहता था मिलिट्री एक्शन हो, पर जब ये सिनेरियो मैंने देखे तो मुझे लगा कि अगर हमें इंटरनेशनली पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, तो अगर हम मिलिट्री की तरफ से रिटेलिएट करेंगे तो शायद हम एक लड़ाई वाली पोजीशन में आ जाएंगे, इक्वल, कि इधर से नहीं मारा हमने मारा।
हमें दिखाना है कि इसने हमें मारा। रिटेलिएशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सबकी अपनी स्ट्रैटेजीज होती हैं, इस गवर्नमेंट की अपनी स्ट्रैटेजी है, बट फिर हमें एट द सेम टाइम ये भी तो प्रूव करना है कि हम विक्टिम है टेररिज्म के, और हम नहीं, काफी लोग विक्टिम है। तो तुम भी रियलाइज करो कि तुम जिसके फेवर में आज खड़े हो, कल को तुम्हें भी अटैक कर सकता है, लेकिन हम ये प्रूव ही नहीं कर पा रहे उनको। तो कहीं ना कहीं तो हम फॉरेन लेवल पर फेल हो रहे हैं। आप ये देखें कि मीडिया का एक रोल है कि उसने वक्त से पहले, जिसको हम कहते हैं कच्चे फल तोड़ना, वक्त से पहले इतना माहौल खड़ा कर दिया, बना दिया कि ऐसा लग रहा था अगर सरकार फ़ौरन हमला नहीं करती है तो शायद ये मौका ही ख़त्म हो जाएगा, या फिर देश के अंदर ही किसी तरह की बगावत हो जाएगी। तो मीडिया का जो पूरा रोल है, और आपने भी कहा कि आप जैसे लोग या बहुत से वो लोग जो सरकार से सवाल करते हैं, पहले मीडिया उनको बुलाता था, वो अपनी ग्रीवेंस बताते थे, या वो समाज के बारे में जो उनकी चिंता है वो बताते थे मीडिया में जाके। आज सरकार से सवाल करने वाले लोग, मीडिया तो छोड़िए, मीडिया खुद उनकी विच हंटिंग करता है। आपने देखा जैसे बहुत सारी फैक्ट चेकर्स हैं, उनके खिलाफ मीडिया में होल हॉग उनको टेररिस्ट कह दिया गया। जैसे ऑल्ट न्यूज़ है, प्रतीक सिन्हा और जुबैर के खिलाफ ये दोनों की टीम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको आतंकवादी कह दिया जाता है, उनको देशद्रोही कह दिया जाता है। आतंकवादी ने डिजिटल फोर फ्रंट पे इंडिया को एक सोल्जर की तरह डिफेंड किया, सोल्जर की तरह डिफेंड किया, और पूरे पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को डिबंक कर दिया। तो ये मीडिया हमारा, और मीडिया के जो हमारे सुपरस्टार एंकर्स हैं वो ये काम कर रहे हैं। मुझे बताइए कि मीडिया ने जिस तरह का माहौल बनाया था, क्या आपको लगता है कि ये जो जल्दबाजी हुई और बिना पूरी डिप्लोमेटिक कवायद के हम चले गए, और आज हम दुनिया कोई इसमें मध्यस्थता करने आ रहा है, कोई क्लेम कर रहा है कि हमने रुकवा दी वॉर, ये सब जो हो रहा है, क्या उसमें आप मीडिया का वो रोल देखते हैं? मैम, अगर मीडिया ना हो ना तो शायद वॉर ही ना हो। ये बहुत कड़वी सच्चाई है। जिस तरीके की आज की मीडिया है, ये तो सेंसेशनलिज्म पे चल रही है ना। इनको तो टीआरपी चाहिए, इनको चाहिए वॉर हो। ये तो सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई हुआ है, और जीतने से पहले पूरा पाकिस्तान जीत लाए थे। एग्जैक्टली सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को हुआ है सीज फायर का, तो वो मीडिया का हुआ है, क्योंकि उनकी टीआरपी जो सोच के बैठे थे कि तो चलेगा 15-20 दिन, 1 महीना चलेगा, टीआरपी का सारा रिकॉर्ड तोड़ेंगे, हर मिनट के पैसे आते हैं ना व्यूज के। तो देश का जो इसमें ह्यूमिलिएशन हुआ है कि हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें, हमारे हर वो चैनल जो अपने आप को देश का नंबर 1 चैनल कहता है, कॉरपोरेट मीडिया का, वो यही बता रहा था कि हम कराची पहुंच गए, कराची पोर्ट हमने तबाह कर दिया, हम लाहौर में हैं, हम इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के रेसिडेंस से 20 किलोमीटर हमारे मिसाइल पहुंच गया है, और वो बंकर में छुप गए हैं, और हमने इस्लामाबाद मतलब नेशनल कैपिटल पे हमला कर दिया है। ये बहुत ह्यूमिलिएटिंग हो गया। फिर वो कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है या तुम दुनिया में अपनी हंसी बना रहे हो? कहते हैं कि हम 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। क्या होता है 4th पिलर? लेकिन ह्यूमिलिएट हो गया ना हमारा देश, हमारा प्रधानमंत्री, हमारी सेना, सब ह्यूमिलिएट हो गए। वही कह रहा हूँ, वो कहते हैं इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। मैं कहता हूँ तुमने हंसी बनवा दी पूरी दुनिया में हमारी। सब मीम्स बना रहे हैं इस चीज के, जिस चीज को सीरियसली लेना चाहिए मीडिया को। अगर 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी उसको सीरियसली लेना चाहिए, उसको तो सब मजाक बना रहे हैं। और तुमने इतना पैनिक क्रिएट कर दिया पूरी कंट्री में उस रात, इतना पैनिक क्रिएट कर दिया कि लोग 3-3, 4-4 बजे तक जगे हैं तुम्हारे चक्कर में कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तुम जब बोलोगे कि हम इस्लामाबाद तक पहुंच गए, तो क्या इंसान बेवकूफ बैठा है वो ये नहीं सोचेगा कि अब उधर से भी कुछ होगा? या वो बैठ गए कि ये हमें मारने के लिए बैठे हैं, हम पिटने के लिए बैठे हैं। मैं भी न्यूज़ चैनल्स फॉलो कर रहा था उस टाइम। मैं कभी नहीं देखता न्यूज़ चैनल्स, बट मैं उस टाइम फॉलो कर रहा था ये देखने के लिए क्या गलत दिखा रहे हैं, ताकि मैं लोगों को बताऊं कि भैया ये नहीं है ऐसा कुछ, तुम ये फॉलो करो, आर्मी के हैंडल्स वहाँ ये चल रहा है। वो अगर दिखा रहे हैं कि जी हमने कराची पोर्ट डिस्ट्रॉय कर दिया, तो मेरे दिमाग में यह आया कि यार उनका अगला एक्शन क्या होगा। मेरे दिमाग में मेरे मन में पैनिक क्रिएट हो गया कि यार अब तो यार युद्ध अलग लेवल पर चला जाएगा। यार मैं नहीं सो पा रहा चैन से। उनके तो पैसे बन रहे हैं ना मैम, वो तो पैसे बना रहे हैं बैठ के। उनको देश से कुछ मतलब नहीं है, इनको अपना पैसा बनाना है। अब आप खुद सोचो कि जिस ट्रंप को ये हीरो बनाते फिरते थे, यज्ञ हो रहे थे, हवन हो रहे थे उसके लिए कि इंडिया विद ट्रंप, मोदी विद ट्रंप, और भाई भाई ये वो, ये मीडिया पे चलता था। अब क्या हो गया? अब तो कुछ नहीं बोल रहा कोई। अब चलाओ ना फिर उसके अगेंस्ट। अभी फोन आ जाएगा बीजेपी को ऑफिस से कि हटाओ इसे, जैसे कंगना रनौत को आ गया।
और बहुत सैड स्टेट है मीडिया की कि जिस चीज को हम, और अच्छा एक इन्फॉर्मेशन हर चैनल पे सेम चलती है, मैं क्यों देखूं 4 चैनल फिर? भाषा भी सेम होती है। सेम। मेरे लिए 4 चैनल पहले इसलिए थे कि कहीं कुछ अपडेट आ रही है, कहीं कुछ अपडेट आ रही है, कहीं कुछ अपडेट आ रही है। शायद जो एक चीज एक चैनल कवर नहीं कर रहा वो दूसरा कवर कर रहा है, या बेहतर तरीके से कवर कर रहा है। अब तो ये हो गया कौन कितना गंदा कवर कर रहा है। जो सबसे गंदा कवर कर रहा है वो फेवरेट चैनल हो रहा है। भारत सरकार ने अभी भी इसको युद्ध नहीं कहा। उन्होंने कहा कि एक कंट्रोल ये एक्शन था हमारा, एक प्रतिवाद था। मीडिया लगातार इसको युद्ध कह रहा था। तो ये बताएं कि मीडिया के साथ किस तरह से मीडिया को काबू में किया जाए कि वो सच्चाई पे रुके रहे, वो भ्रम ना फैलाए, वो झूठ ना बोले, वो देश को मुसीबत में न डाले, देश के लिए कोई राजनयिक संकट, डिप्लोमेटिक क्राइसिस ना पैदा कर दे। क्योंकि आपको पता है मीडिया पर एक इस तरह की भी बातें हुई कि ईरान के जो मंत्री हैं उनके विरुद्ध बहुत कुछ बोला गया, और वो आदमी लगातार भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया पर आता है और झूठ मूठ का, वो तो फ्रॉड ही है, लेकिन वो अपने आप को कोई कुछ सेना का रिटायर्ड आदमी कह करके बहुत सारे जो हमारे कूटनीतिक सवाल हैं उन पर कमेंट्री करता है। तो भारत की कूटनीति किन लोगों के हाथों में चली गई है, ये बहुत विचार की बात है, क्योंकि इससे पूरा देश जो है वो संकट में जाता है। बिल्कुल सही बात है मैम। ये जो आप बात कर रही हो मेजर कोरावार रहेगी, ठीक है, वो रिटायर हो गए, आर्मी में थे, मुझे तो पता नहीं, कहते हैं बहुत शेडी पास्ट है, कुछ भी क्लियर नहीं है उसके ठीक है, मैं बारे कह रहा हूँ में। अगर थे भी, लोग कहते हैं कि वॉर से पहले ही चले गए। तुमने तो एक वॉर नहीं लड़ा, तुम किस बात के हीरो हो? मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, उनकी अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है, पर वो तुम पब्लिक डोमेन में क्यों बोल रहे हो और इस तरीके से भड़का रहे हो लोगों की अभी हम पाकिस्तान खत्म करने वाले हैं, और तुम रोज गाली देते हो इस तरीके से, इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करते हो। क्या मैं लोगों से पूछता हूँ, क्या अपने बच्चों को आप न्यूज चैनल्स दिखा सकते हो आज की डेट में? वो सब मना कर देंगे, नहीं दिखाएंगे, खुद देख रहे होंगे। तो अगर नहीं दिखा सकते इसका मतलब वो डिसेंट नहीं है। लाउड स्पीकर थोड़ी बनाना है, न्यूज प्रेजेंट करनी है। आज देश में ये हुआ, आज देश में ये हुआ, तो अगर प्यार से ही बोल दोगे, अच्छे से बोल दोगे, तो शायद लोग ज्यादा सुन लेंगे। जब ये सारा कुछ हो रहा था उस समय असली खबर क्या है, सच्ची खबर क्या है, उसके लिए आप किस चैनल की तरफ जा रहे थे, कहाँ कौन से मीडिया को कंज्यूम कर रहे थे सच्चाई पता करने के लिए? मैं सिर्फ आर्मी के हैंडल्स को फॉलो कर रहा था। इंडियन गवर्नमेंट की एक फैक्ट चेकिंग ट्विटर हैंडल था, उसको फॉलो कर रहा था, और 1-2 जर्नलिस्ट थे, ऑन ग्राउंड जर्नलिस्ट, सिद्धांत सिब्बल शायद, उनको फॉलो कर रहा था, क्योंकि वही सही इन्फॉर्मेशन दे रहे थे सिर्फ। हमारे मंत्री किरण रिजिजू ने गलती से वो ट्वीट किया, फिर बाद में डिलीट किया, वो भी इन्फ्लुएंस हो गए गोदी बिल्कुल, मीडिया से। बिल्कुल। तो ऐसे में भारत के लोगों के पास कोई स्थिति नहीं बचती है कि वो अपने देश के मीडिया को फॉलो करें, फिर उनको जाना पड़ता है विदेशी मीडिया को फॉलो। वो CNN जाते हैं, अल जजीरा देखते हैं, BBC देखते हैं। तो ये कितनी दुखद स्थिति है कि हम Exactly. अपने देश के में क्या हो रहा है इसको जानने के लिए हम मैंने अपने तो- मीडिया को ट्रस्ट नहीं कर सकते, उन पर भरोसा नहीं रहा। मैं अपने प्लेटफॉर्म को एक उस टाइम पीरियड के लिए न्यूज़ प्लेटफॉर्म बना दिया था। तो मैंने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में लगातार वेरीफाइड न्यूज़ दी। हालांकि मुझे बहुत भी DMs आते थे कि भाई जल्दी दो, जल्दी बताओ क्या। मैं देखो यार, जल्दी तो नहीं हो पाएगी, हाँ सही इन्फॉर्मेशन जरूर दे दूंगा, और अगर जल्दी दे दूंगा तो तुम क्या कर लोगे? वही बात, तू घर पे बैठ के फोन चला रहा है मेरे भाई, स्टोरी लगा देगा, इससे तो क्या कर लेगा? तू अगर दुकान में बैठा है तो तुझे बोल दिया जाए ना कि चल वॉर में चल, तू कहेगा मैं पहले 6 बजे दुकान बंद कर लूँ उसके बाद आऊंगा। तो क्या कर क्या लोगे तुम जल्दी इन्फॉर्मेशन लेके? हाँ, सही इन्फॉर्मेशन लेके शायद अपने आप को प्रिपेयर कर सको। क्योंकि अभी मैं एक फेक न्यूज़ डाल दूं जो कि चल रही है कि जी पंजाब के इस एरिया में ड्रोन्स दिखे गए, तो तुम अपने रिलेटिव्स को फ़ोन करके उनको पैनिक क्रिएट कर दोगे, और 5 मिनट बाद ही वो खबर डिलीट हो जाए। तो कितनी गलत बात है ये। लेकिन शायद मैं अगर 10 मिनट बाद डालूं कि ऐसा कुछ नहीं है, फेक न्यूज़ है, तुम तब बताओ कि ऐसी न्यूज़ चल रही है, भरोसा मत करना। वो ज़्यादा बढ़िया है या ये फालतू का सेंसेशनलिज्म बढ़िया है? तो मैंने उस टाइम अपने ब्रॉडकास्ट चैनल को एज न्यूज़ प्लेटफॉर्म बना लिया था। तो वहीं पे मैं अपनी जो न्यूज़ थी वो देता रहता था। जितने लोग थे 30,000 लोग हैं शायद उस पर, तो वो देखते रहते थे। बाकी मैं स्टोरीज डालता रहता था इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे भी डाल ही रहा था, फिर उन्होंने बैन कर दिया कि जितना हो सके मेरी तरफ से चली जाए वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन। तो अभी मैंने देखा भी पिछले आई थिंक 1 महीने का जो एनालिटिक्स है, तो 5 करोड़ लोग तक मैं पहुंचा इंस्टाग्राम में।
इंस्टाग्राम के थ्रू। तो लोगों ने, मैं अपनी तरफ से एक कोशिश की कि मैं वेरीफाइड न्यूज़ दूं, क्योंकि न्यूज़ चैनल से बहुत केओस क्रिएट आप किया कहाँ था। से ले रहे थे ये न्यूज़? आपने बताया आप मिलिट्री का हैंडल फॉलो कर हाँ, रहे थे बस। एग्जैक्टली। और जो इंडियन गवर्नमेंट की फैक्ट चेकिंग का जो ट्विटर एक हैंडल तो था, पीआईबी है, बस वही चेक कर रहा था मैं। लेकिन पीआईबी भी उतना नहीं कर पा रहा था। बट फिर भी मैं वेट कर रहा था, हाँ, फिर भी मैं वेट कर रहा था कि ये जितना हो सके। देखो मैम, अल्टीमेटली मेरे लिए फाइनल अथॉरिटी गवर्नमेंट है या आर्मी है। उनकी तरफ से अगर मिस्टेक हो रही है तो मैं फॉल्ट पे नहीं हूँ फिर, एटलीस्ट। मैं अब, ऐसा हुआ है कि उनकी तरफ से भी आई ये चीज़, तो लोगों ने बोला कि भाई देख के डाल। तो मैंने कहा देखो यार, मैं किसी मीडिया चैनल पे नहीं जा रहा, मैं गवर्नमेंट के हैंडल पे गया, उन्होंने डाली, उन्होंने डिलीट की, तो फिर मैंने बता दिया कि उन्होंने डिलीट कर दिया। मैंने अपनी तरफ से सिर्फ उनको ट्रस्ट किया और किसी को ट्रस्ट नहीं किया। तो जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं वो किससे बनती है? वो तो मंत्रियों से ही बनती है, वो पार्लियामेंट के जो हमारी जो बॉडीज़ हैं उनसे बनती है, और जो हमारा कैबिनेट है उससे बनती है। अगर कैबिनेट के भी मंत्री इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं गोदी मीडिया बहुत से, सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है, तो जाहिर है हम लोगों के लिए बहुत सैड ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स है। और ये अभी नहीं है, तो पहले से होता आया है। इतना ओवरलोड है इन्फॉर्मेशन का, और ज़्यादातर गलत इन्फॉर्मेशन गलत इन्फॉर्मेशन। और वो लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, जो स्कूल भी नहीं गए, जिनकी ज़िंदगी में वो तार्किकता नहीं है कि एक कॉजल रिलेशनशिप आप इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, एक हर किसी भी चीज़ का फंक्शन आप जानते हैं कि ये काम कैसे करता है, चाहे वो समाज विज्ञान के विद्यार्थी हों, चाहे वो साइंस के विद्यार्थी हों। तो ये एक बहुत ज़रूरी तर्क का, जो जिसको हम तर्क कहते हैं, वो उसका कंपोनेंट है कि हम कॉजल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। ये सब नहीं हुआ। ऐसे में ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको क्या लगता है देश में क्या होने जा रहा है? सोशल मीडिया के ज़रिए हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? मैम, सोशल मीडिया ना, पहले बोलते थे या तो बून होगा या बेन बेन होगा। होगा। हमारी कंट्री में तो बेन जा रहा है, सैडली। मैं हाईली ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, बट मैं स्टिल यही बोलूँगा, जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही है। और मैं अभी तक नॉर्मल रहता था, बट अब मैं विक्टिम हूँ उस चीज़ का, जब से मेरे साथ ये हुआ है। रीज़न बीइंग कि मैं तो सही बात बोल रहा हूँ, या मेरे जैसे लोग तो सही बात बोल रहे हैं। हम सोशल मीडिया को यूजफुल टूल की तरह यूज़ कर रहे हैं, एक कि हम सही बात लोगों तक पहुँचाएं या सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाएं। पर अगर इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन को या इसी तरीके की लोगों को कर्ब कर दिया जाएगा, तो वो तो बे नहीं हुआ ना। फिर तुम गालियाँ प्रोपेगेट कर रहे हो, तुम हेट प्रोपेगेट कर रहे हो। सोशल मीडिया इसके लिए तो नहीं बना था। सोशल मीडिया इसलिए था कि पहले क्या होता था मैम, कि बॉलीवुड एक्टर्स की बहुत ज़्यादा हाइप बनती थी, मूवीज़ की बहुत हाइप रहती थी। आजकल OTT का ज़माना है, क्यों? क्योंकि वो रिलेटेबल है। आजकल सोशल मीडिया पे आ गए हैं एक्टर्स प्रमोट करने के लिए, क्योंकि वो रिलेटेबल है लोगों से, आम लोग से, गली मोहल्ले के चलते फिरते आदमी से। अगर वो रिलेटेबिलिटी मैं अच्छे के लिए यूज़ कर रहा हूँ और तुम मुझे ही उससे रोक रहे हो, तो फिर तो सब गलत ही प्रोपोगेट होगा ना। फिर तो गलत ही इन्फॉर्मेशन जाएगी। बात करो ना इकोनॉमिक्स पे, बात करो साइंस पे, बात करो पीस एंड हार्मनी पे। जो आपका गलत है वो उनका सही भी तो हो सकता है, क्योंकि नजरिया बहुत पर्सपेक्टिव जिसे मैम, कहते किसी हैं, को मारना कैसे सही हो सकता है? मुझे आप एक बार जस्टिफाई करके दिखाओ ना। वो 300 साल पहले, 400 साल पहले जो किसी राजा ने, बादशाह ने किया, वो उसका बदला ले रहे हैं, इसलिए वो सही मानते हैं उसको। मैं इस पे क्या ही कहूँ, मतलब अगर मैं इस चीज़ पे कमेंट कर रहा हूँ या इस चीज़ पे बात भी करूँगा तो मुझे शर्म आती है कि 300 साल पहले जो हुआ, अगर तुम बोल रहे हो वो गलत था, तो तुम अब क्या अच्छा कर रहे हो? फिर एक चीज और थी तुम उसमें तो रिपीट कर रहे हो। कि जिस मुसलमान से, जिस गरीब रेहड़ी वाले से, पंक्चर वाले से या सब्जी वाले से वो बदला ले रहे हैं, उसकी दाढ़ी नोच रहे हैं, उसकी लिंचिंग कर रहे हैं, वो मुसलमान तो उस बादशाह, उस राजा के दरबार में वैसे ही बैन था जैसे आज का गरीब आदमी आज के राजाओं के दरबार में बैन है। आज इस जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र में भी कोई देश का नागरिक, हिंदू हो या मुसलमान हो, जा करके मिल के दिखाए किसी मंत्री से। मैं वही कहने वो तो वाला था। दरबार से उतना ही बाहर था जितना आज का गरीब बाहर है। उसी गरीब से जो इसी देश का निवासी है, मूल निवासी है भारत का, वो कालांतर में जिस भी धर्म में गया, बौद्ध बना, सिख बना, मुसलमान बना, ईसाई बना, है तो वो इसी देश का है। अब आप उससे ये जो बदला ले रहे हो, उससे तो आप बदला ले नहीं सकते। जिसने किया है उसके वंशज तो अपना निपट गए, चले गए, खत्म हो गए। आज का जो भारत है, भारतीय मुसलमान या ईसाई या सिख है, आप उससे क्या बदला ले रहे हो? ये जो जितने हेट मॉन्गर्स हैं ना मैम, जो ये वॉयलेंस क्रिएट करते हैं सोसाइटी में, ये ठेले वाले को तो मार सकते हैं, ये किसी रेडी वाले को तो मार सकते हैं। इनकी हिम्मत है किसी बड़े मुस्लिम मिनिस्टर के घर में भी चले जाएं, ये हाथ भी लगा के दिखा दे। मैं कह रहा हूँ वो कितने अच्छा आदमी सही,
इतना पीटे जाएंगे ना, इतने इनकी हिम्मत नहीं है। हाँ, अपने से कमजोर आदमी पे तो जोर चला सकते हैं, उसी को फिर हाईलाइट कर दे, ओ ठेला वाला मार दिया मैंने, उसकी दाढ़ी पकड़ ली, उसको जय श्री राम बुलवा दिया। तुम बुलवा के दिखाओ किसी मुस्लिम बीजेपी एमएलए को, उसको किसी मुस्लिम एमएलए को एक बार बुलवा के तो दिखाओ। आपको बताऊं, जो जहां सबसे ज़्यादा मुसलमानों के घरों पे बुलडोज़र चले उत्तर प्रदेश में, और उनको बुलडोज़र बाबा भी कहते हैं, वो सीएम सबसे घनिष्ठ संबंध दिखाते हैं। जो लुलु मॉल के मालिक हैं वो मुसलमान हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं। बिल्कुल सही बात। ठीक है, हमारे मोदी साहब भी आराम से मुसलमान समाज के जो बड़े लोग हैं उनसे मिलते जुलते सऊदी हैं। अरेबिया से कितने अच्छे रिलेशन बनाने की देश कोशिश के अंदर भी अगर आप देखें, गुजरात के सैयदना और उनके धार्मिक उत्सव में बैठ के या धार्मिक अनुष्ठान में बैठ करके वो चैंटिंग करते हैं अरबी में, वो उसकी भी वीडियोस हैं। और मैम ये कुछ ऐसी नहीं है कि बहुत अच्छी चीज, ये तो नॉर्मल चीज है, ये नॉर्मल तो बात होना ही है, चाहिए। बिल्कुल। इसको हमने नॉर्मलाइज करने की जगह ऐसी चीज बना दी कि यार क्या बात है, अगर अर्पित का दोस्त कामरान है, बेस्ट फ्रेंड, यार अर्पित तू तो बहुत बड़ी, इसमें बढ़िया क्या है? हम सब भारतीय हैं। मेरे तो स्कूल में पढ़ता था वो, तो मैं तो तब नहीं सोचा। अगर हम एक भाषा बोलते हैं तो हमारे बीच में दोस्ती बनेगी, दुश्मनी भी हो सकती है, लेकिन दोस्ती तो बनेगी। ये इन्होंने इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर दिया कि अगर हिंदू और मुसलमान दोस्त है और कोई सेक्युलर इंसान उसको देखता है तो यार तू बहुत बढ़िया आदमी है यार, बढ़िया कुछ नहीं हूं मैं नॉर्मल हूं। तुमने पता नहीं क्या सोच बना ली है अपनी। या अगर तुम किसी से लड़ रहे हो और तुम पीट रहे हो किसी को तो तुम बहुत बढ़िया हो। भाई वो गलत पहले भी था, वो आज भी गलत ही है, तुमने उसको हाइप किया है। तुम एक ऐसा, अगर नरेंद्र मोदी मुस्लिमों को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो क्या वो देश के प्राइम मिनिस्टर हुए? क्योंकि देश तो आज भी सेक्युलर है और आगे भी रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन तो कोई हिला नहीं सकता, देश संविधान से चलता है और नरेंद्र मोदी उस संविधान के अंतर्गत ही काम करेंगे हमेशा। कभी तोड़ दिया तब बात अलग है, और आई डोंट थिंक इतना तो कोई इनसेंसिबल या इलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर होगा कि संविधान तोड़कर आगे बढ़े। वो तो इस देश का हिंदू भी होने नहीं देगा। बिल्कुल नहीं होने देगा, हम बैठे हैं ना मैम। यही बात है, इस देश में आज भी अच्छे हिंदू ही ज़्यादा हैं, इसीलिए इस देश में बाकी सब कुछ होने के बावजूद, और सरकार और तंत्र और मीडिया चाहे कुछ भी चाहे, लेकिन इस देश में आज भी सौहार्द बना हुआ है, सड़क पर सौहार्द है। और मैम सोशल मीडिया और ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल है ना, मैं तो हर किसी से कहूँगा, ये मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ बता रहा हूँ अपनी, 2 हफ्ते के लिए सोशल मीडिया बंद कर दो और 2 हफ्ते के लिए न्यूज़ चैनल्स देखना बंद कर दो, सही। और 2 हफ्ते के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड न्यूट्रल हो जाओ। तुम्हारे मन में 1% नेगेटिविटी नहीं आएगी, 1% नेगेटिविटी नहीं आएगी, तुम खुश रहोगे। आपको बताऊं, जो लोग जैसे हम इस तरह की बातें कर रहे हैं तो इस पर कुछ लोग हेट लिखते हैं आकर के। अगर मैं उनसे बात करती हूँ तो वो 2 मिनट में ही भले आदमी की तरह बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं, हम अपनी बात रखते हैं। हम उनको कहते हैं देखिए, हम किसी सरकार की नीति का अगर विरोध करेंगे तो हम देशद्रोही नहीं हो जाते, हम देश को बेहतर बनाना चाहते हैं। एक बैड प्रोडक्ट को सिर्फ इसलिए कि वो हमारे नेता ने लॉन्च किया है, एक बैड नीति को, खराब नीति को अगर हमारे नेता ने लॉन्च किया, हमारा प्रिय नेता वो गलती कर रहा है, हम उसको सपोर्ट करेंगे तो हम देश का बिगाड़ रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। ये बात जब मैं उनसे कहती हूँ, वो थोड़ी ही देर में वो ठीक हो जाते हैं, उनको भी समझ में आता है, फिर भी वो कहते हैं नहीं देखिए मैडम, हम तो इसलिए करते हैं। हम बात कर सकते हैं, बात करने की गुंजाइश बची है, ये बची रहे। और अर्पित, आज आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लीगल लड़ाई आप लड़ने जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि बाय द टाइम ये एपिसोड आएगा तब तक आपको बहुत अच्छी कोई राहत मिल चुकी होगी, या आप अपनी जो सच्चाई की जीत है उसको पा चुके होंगे, ये उम्मीद हम करते हैं। एनी मैसेज फॉर आवर व्यूवर्स? मैसेज बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल। प्यार से रहो, खुश रहो। अगर तुम्हें लगता है कहीं गलत हो रहा है तो वीडियो बनाने की जगह ना प्लीज़ उसको रोक दो, क्योंकि आजकल वीडियो बनाने का बहुत ज़माना आ गया है। मैं जिस जगह 3 साल रह के आया हूँ वहाँ लोग रोकते हैं अगर कुछ रेसिज्म हो रहा होता है या कुछ हो रहा होता है, वहीं के लोग। तो रोकने की कोशिश करो, प्यार से रहो। और हाँ, सबसे बड़ी बात, तुम इंडिया के सिटीजन तभी हो जब तुम अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाओगे। तुम इंडिया के सिटीजन तब हो जब तुम वोट दोगे डेवलपमेंट के नाम पर, इन्फ्लेशन के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, जॉब्स के ऊपर, तुम्हारे घर की मोहल्ले की सड़क के ऊपर, नाली के ऊपर। रिलीजन था, है और हमेशा रहेगा, पर अगर सड़क नहीं बनी ना तो शायद एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम नहीं रहोगे। बेशक। बस मेरा यही मैसेज है।
हमारे नौजवान, हमारे लोग जो सड़क पर हैं, वो गड्ढों में गिर के खराब सड़क की वजह से जितना मरते हैं, मरने वालों का तो एक आंकड़ा है, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए कोई पैरालाइज़ हो रहा है, किसी की रीढ़ की हड्डी की चोट है, किसी की सर की चोट है, किसी के टाँगों की चोट है। हम इन छोटी बातों को समझ करके इन पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन असली मुद्दे तो हमारे यही हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी तादाद में हमारे यहाँ, ज़ाहिर है जब हमारी जनसंख्या इतनी बड़ी है, तो हमारे यहाँ रोड मिसहैप्स में मरने वाले और ज़ख्मी पर ये होने एक वाले। एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए हमेशा कि हमारी तो पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। कब तक एक्सक्यूज देंगे हम? कभी तो सुधारोगे या रोते रहोगे हमेशा? हाँ, बिल्कुल। तो उस रोने से बाहर निकलो, ऑप्टिमिस्टिक बनो यार। दुनिया में अगर हमें आगे बढ़ा, हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास 1.4 बिलियन लोग हैं। हम अगर सोच लें कि हमें एक साइंस में इनोवेशन में काम करना है, या हमें सोच लिया कि हमें एक मैसेज देना है वर्ल्ड को, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है इस टाइम, और हम रैलियों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्यों लोग बाहर जा रहे हैं इंडिया के काम करने के लिए? इतने अच्छे अच्छे लोग, मैं क्यों गया पढ़ने के लिए? यहाँ था ही नहीं वो एजुकेशन, वो वाला नहीं था जिस तरीके की मैं चाह रहा था। तो अगर मैं कुछ कमी देख रहा हूँ तभी तो मैं जा रहा हूँ, और वहाँ से कुछ सीख के आ रहा हूँ यहाँ डालने के लिए, तो उसको एम्ब्रेस करो। ये मत कहो कि नहीं हम तो ऐसे ही चलेंगे, तो फिर कभी कुछ नहीं हो पाएगा। आप एक शानदार युवा हैं, विदेश से पढ़ के सीख के आए, देश को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देश में रह रहे हैं, और आप अपने आप ऊपर खतरा लेकर के भी ये काम करने की भावना रखते हैं। बहुत बधाई। आई अर्पित स्पीक को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे बढ़ें और देश में जो सही दिशा होनी चाहिए युवाओं के लिए, उसको आगे बढ़ाते रहें। बहुत शुक्रिया किंतु परंतु पर आने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।